ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हमने लास्ट क्लास में बात की थी जो ऑर्थोगोनल कटिंग होती है एंड जो ऑब्लिक कटिंग होती है उसके डिफरेंस के बारे में। साथ ही हमने कटिंग टूल की ज्योमेट्री भी थोड़ी-थोड़ी समझ ली थी। कटिंग टूल किस तरह से काम करता है, ठीक है, मतलब बेसिकली ऑर्थोगोनल कटिंग क्या होती है हमने वो समझ लिया था। उसमें कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में बात की एंड कुछ सरफेसेस के बारे में बात की। तो अगर मैं आपसे एग्जांपल के तौर पर ये पूछता हूं कि एग्जांपल के तौर पर ये जो है, पहले तो मुझे थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन दो। ये जो है ये कौन सी कटिंग है, ये कौन सी कटिंग है मनीष जल्दी से देखो, ये कौन सी कटिंग है, ये है कटिंग एज। कटिंग टूल की वेलोसिटी कितनी है, मान लीजिए परपेंडिकुलर, मैंने की है परपेंडिकुलर। तो अब ये बताइए ये कौन सी वाली कटिंग है, ऑर्थोगोनल। क्यों तो कटिंग वर्डिंग में कैसे आएगा, कटिंग एज कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगी मेरी ऑर्थोगोनल कटिंग। वर्डिंग आ गई, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अगर मेरे पास ऑर्थोगोनल कटिंग ऐसी है, ये मैं लेके सॉरी ऑर्थोगोनल कह रहा हूं, कटिंग ये ऐसी है, ये जैसे है और ये इस डायरेक्शन में, ये बताइए ये कौन सी कटिंग, ऑब्लिक। तो ध्यान से समझो, इस चीज में और इस चीज में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में भी स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी आपने बनाना चाह रहे हो बन रहे। बट ये कटिंग और ये कटिंग बस डिफरेंस ये है कि इसमें जो चिप्स उतरेंगी, जिसमें चिप्स उतरेंगी ना, एक होगी हेलिकल मतलब स्पाइरल टाइप से ऐसे, और एक होगी यहाँ पर इस तरह से जो कि इस तरह से बनती हुई जाएगी। अगर मैं इसकी फिगर में दिखा दूं आपको, ठीक है, बस इसमें जो वर्डिंग आएगी वो क्या आएगी ऑब्लिक में, cutting edge and the cutting velocity is not perpendicular, मतलब इनके बीच में क्या होगा 90 से अलग एंगल, ये फिक्स है। कटिंग वेलोसिटी किधर की तरफ है, इधर की तरफ। कटिंग एज कैसी है, ऐसे। तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में क्या हो गया 90 से अलग है। ये वाला कहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्यूट, ये वाला हो जाएगा ऑब्ट्यूस, है ना। तो कोई सा भी इस तरह से हो मतलब 90 से अलग, ठीक है। 90 से अगर अलग है तो वो मेरी क्या है, ऑब्लिक। ठीक, बात क्लियर है। तो ऑब्लिक का मतलब ये है क्या, मैंने उसने पूछा था ऑब्लिक का मतलब ये है क्या, ऑब्लिक कटिंग चेक करो, ये ऑब्लिक कटिंग है, ये ऑब्लिक कटिंग है नहीं, क्यों, तो क्या बोलेंगे हम ऑर्थोगोनल। क्यों, क्योंकि इसकी कटिंग एज कटिंग वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर थी, ठीक है। तो ऑब्लिक प्लेन बनाना मेरा ऑब्लिक कटिंग नहीं है, ठीक है। ऑब्लिक कटिंग क्या है, जहां पर मेरी चिप्स अलग तरीके से बन के आएंगी, उसका फिगर में दिखा देता हूं आपको, ठीक है। उसका मैं डायरेक्ट फिगर दिखा देता हूं। ये देखिए, शायद मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था आपको। तो इसमें क्या होगा कि जो ऑब्लिक कटिंग है, ऑब्लिक कटिंग में क्या होगा, कटिंग साइड होती जा रही है छटुल रखते। ये तो देखो फॉर्म है, इस वजह से आपको चिप दिखेगी नहीं इसमें ऑब्वियसली, ठीक है। बट अगर ये जो है ये इस तरह से घुमा लीजिए, एक ये डक्टाइल मटेरियल है, तो डक्टाइल मटेरियल में क्या होगा, ये चीज हमारी ऐसे ऑब्लिक कटिंग ऐसे जाएगी, देखो तिरछी करके और ऐसे सीधे लेके जा रहा है, ऑब्लिक कटिंग जाएगी। इसमें जो ये जो होगी ना चिप्स, पता है किस तरह से जा रही होंगी, ऐसे इधर की तरफ, इधर ऐसे। तो आप समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा कि जब ये ऐसे जाएगा तो ऑब्वियस है कि कटिंग से चिपका हुआ मतलब नहीं। तो अब ये बताइए कटिंग फोर्स हमारी इस चीज में ज्यादा लगेगी या फिर इस चीज में ज्यादा लगेगी, या फिर इस चीज में ज्यादा लगेगी। ये क्या है मेरी ऑर्थोगोनल ऐसे। तो इसका जो चिप है वो कैसे जा रहा होगा, वो चिप इसका ऐसे नहीं जाएगा, वो चिप इसका इधर की तरफ नहीं जाएगा, वो चिप इसके ऊपर ही जाएगा ऐसे। तो बताइए कौन से में ज्यादा कटिंग फोर्स लगेगी, ऑर्थोगोनल में। क्यों, क्योंकि रेक सरफेस के ऊपर जा रहा है, क्योंकि रेक सरफेस के ऊपर जा रहा है तो चिप क्या करेगी, इस पर एक्शन जो विरोध लगा रही है, इधर अपोजिट फोर्स लगा रही है, जबकि इसमें तो चिप इस साइड निकल के जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा फोर्स कम है। तो ऑब्लिक कटिंग इज बेटर और ऑर्थोगोनल कटिंग इज बेटर, ऑब्लिक। क्यों, क्योंकि इसमें फोर्स क्या लग रहा है, कम लग रहा है, तो हमारा मेटल रिमूव हो रहा है। तो अब वही वाली बात कि हम जो सिस्टम समझते हैं वो कौन सा समझते हैं, इजी। जब थ्योरेटिकल हमारे पास हो तो हमारा थ्योरेटिकल कौन सा है, ऑर्थोगोनल। तो हम ऑर्थोगोनल की स्टडी करते हैं, ठीक है। ऑब्लिक होना चाहिए जबकि ऑर्थोगोनल की हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये सेंस था, ठीक। अब जैसे मैंने लास्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन तक पहुंच गए थे, ठीक है। तो इसके साथ में मैं एक बार छोटा सा फिर से रिकैपिचुलेशन ले लेता हूं, ठीक है। आप मुझे आंसर देंगे कि अगर मैं ऑर्थोगोनल कटिंग की बात करता हूं, ऑर्थोगोनल कटिंग में
ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला था, हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एक ऑर्थोगोनल कटिंग, दूसरी क्या होती है सिंपल टर्निंग, और तीसरी क्या होती है ऑर्थोगोनल टर्निंग। ये तीनों चीजें अलग अलग चीजें हैं, किस तरह से अलग होती हैं वो मैं चीजें आपको समझा दूंगा। ठीक है, ऑर्थोगोनल कटिंग की बात कर रहे हैं तो टूल मैंने मान लीजिए ऐसे लिया हुआ है, ये मेरे पास एक टूल है ऐसे। ठीक है, हमें इन सारी चीजों को छोटा छोटा करके समझना है कि क्वेश्चन आपके यहाँ जे में इसी सेंस में आते हैं। क्या हमारे पास एक वर्क पीस है, ऑब्वियस है वर्क पीस ऐसे था, आपने क्या किया था कटिंग टूल को लेके आए और कटिंग टूल को आपने एक मोशन दिया इधर की तरफ, ठीक है, और इससे इसे कट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से आपके पास क्या है, एक तरह से छिलका उतर रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, जो क्या बोलते हैं चिप है वो उतर रही है। तो जो चिप यहाँ से उतर रही है उसके बेसिस को अगर हम यहाँ पर दिखाते हैं तो कैसा दिखाते हैं, ये चीज, ये क्या है मेरा वर्कपीस, ये हो गया मेरा वर्कपीस वाला पार्ट। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग की ना दिखा के टूल को थोड़ा अंदर दिखाया। तो यहाँ पर कैसा डायग्राम दिखेगा आपको, कुछ ऐसा, यहाँ पर कैसा डायग्राम दिखेगा, कुछ ऐसा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये चीज ऐसे, और अब जो ये वाली चीज है ये चीज हमारी कुछ ऐसे जाए। तो ये मेरे पास क्या है, सॉरी, ये चीज है मेरे पास चिप ऐसे, है ना, ये है मेरे पास चिप। तो अब जो ये प्लेन था मैंने आपको शेयरिंग होना समझा दिया था या नहीं, अभी समझा दिया था। तो ये है मेरा शेयर प्लेन। ठीक है, ये है मेरा शेयर प्लेन, ये क्या है मेरा टूल, ये क्या है मेरी चिप, और ये क्या है मेरा वर्क मटेरियल। तो मैंने आपसे बोला था, आई थिंक मैं समझा दिया था, ठीक है, कि इसमें मान लीजिए हमारे पास ये चीज है, ठीक है, तो अगर मैंने इस पे एक ये टूल लगाया ऐसे ऐसे, तो जरा देखो कहां से ये अभी वर्क मटेरियल का है, अगर ये वर्क मटेरियल का है तो ये स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग होगा। पर जैसे मैंने इसे कट करना शुरू किया तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वीक होगा, स्ट्रांग होगा, इससे वीक होगा। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, चिप। तो चिप हमारी स्ट्रांग होगी या वीक होगी, है ना, ये क्या होगी हमारी वीक, और ये वाला पार्ट क्या होगा मेरा स्ट्रांग। ठीक है, पहली चीज तो ये समझो। ठीक है, अब ये जो वीक है वो डिपेंड किस पे करेगा, ये कहां से आपका फेल हुआ, जरा सोचो इसे कहां से फेल हुआ है। अगर मैं थोड़ा और आगे लेके जा रहा हूं तो ये जो है ये रेक एंगल ही तो है, ऐसे जो कर रहा है ये वाला जो एंगल दिख रहा है ये रेक एंगल है। तो इस रेक एंगल के हिसाब से आपको क्या दिखेगा कि यहाँ इस जोन से हमारा ये फेलियर हो रहा होगा, इस जोन से। ठीक है, ये फेलियर कहां से हो रहा है, इस पर्टिकुलर एस से, ये वाली चीज। अगर ये फेलियर ऐसे होता तो ये सारी चीज टूट चुकी होती। ये कहां से टूटा है, वही वाला पार्ट, तो जहां से मेरा स्ट्रॉन्ग वीक में कन्वर्ट हुआ है मैं उसी वाले पार्ट की तो बात करूंगा ना। ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहां से वीक हो रहा है ना, यहां से तो वीक नहीं हुआ। अगर यहां से वीक होता तो एक साथ ही सारे चिप निकल जाते, ऐसा तो नहीं हो रहा। इसका मतलब वीक कहां से हुआ, यहां से। तो वो जो जहां से वीक हो रहा है, वो जहां से ये वीक हो रहा है वो हमारा प्लेन क्या कहलाता है, शियर प्लेन। ऐसा क्यों हुआ, ये शियर प्लेन क्यों कहलाया, ये चीज याद रखना अगर क्वेश्चन आ जाए तो। ये शियर प्लेन क्यों कहलाया, यहाँ से फेलियर कैसा हो रहा है, शियर प्लेन पर फेलियर कैसा होगा, ये छोटी छोटी वर्डिंग को भी लिखना। ठीक है, शियर प्लेन पर फेलियर कौन सा होगा, शियर फेलियर। शियर फेलियर किसमें होता है, जरा याद करो सोम की क्लास, मैंने थ्योरी ऑफ फेलियर में एक चीज तो बताई थी आपको, थ्योरी ऑफ फेलियर में एक चीज बताई थी आपको, क्या, डक्टाइल मटेरियल कौन से पर्टिकुलर स्ट्रेस में फेल होता है, डक्टाइल मटेरियल कौन से स्ट्रेस में फेल होता है। प्लीज ये चीज आपको सॉल्व के बाद याद रहनी चाहिए, रटी हुई रहनी चाहिए एकदम अच्छे से। किसमें डक्टाइल मटेरियल फेल होता है, शेयर में फेल होता है, मनीष जी कंफर्म, ये तो कौन से पॉइंट पे, कौन सी स्ट्रेस में फेल होता है, कौन सी स्ट्रेस, स्ट्रेस जब हमने बात की तो कौन सी हमारे पास स्ट्रेस आती है, शियर एंड नॉर्मल। नॉर्मल में कौन सी स्ट्रेस होती है, टेंशन एंड कंप्रेशन। ठीक है, पक्का आपने थ्योरी ऑफ फेलियर वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, वेरी गुड, तो बाद में आता है वीडियोस अपलोडेड है, मतलब मैंने ऑनलाइन पढ़ा दिया है, आपको पढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये गलती है ना कि जो ऑनलाइन थी कोरोना के टाइम पर जब ऑनलाइन क्लास चलानी पड़ी, सब में ऑब्वियसली अपनी जो सिलेबस है उसे आगे लेके चलना था। ठीक है, तो वो थोड़ा करना चाहिए था। ठीक है, चलो
थ्योरी ऑफ फेलियर आपने अगर देखा है तो उसमें हमने ये चीजें पढ़ी है क्या? चलो ये चीज तो याद है ना, चैप्टर 1 तो पढ़ा था। ये डक्टाइल मटेरियल 90 ये 45 पर फेल हुआ था, याद आ रहा है? ऐसे फेल हुआ था ये टॉप एंड कोन फ्रैक्चर 45 पर क्यों हुआ था? मैंने आपको समझाया था थोड़ा सा कि डक्टाइल मटेरियल हमारा शेयर में फेल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लाइन हमेशा याद रखना, डक्टाइल मटेरियल के लिए जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है? मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रेस जो है झेल सकता है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है सिग्मा या एस, ठीक है? अब ये एस हमारा टाउ हो सकता है, ये एस हमारा सिग्मा हो सकता है। मतलब ये मेरी नॉर्मल हो सकती है, मेरी ये शियर हो सकती है, ठीक है? तो एस जो इसका वाई मतलब डक्टाइल कहां टूटेगा? अल्टीमेट पे है, यील्ड में। यील्ड में तो इसका क्या होगा? फेलियर, यील्डिंग। डक्टाइल का हमेशा फेलियर कैसा होता है? फेलियर हमेशा फेलियर होता है यील्डिंग फेलियर, यील्डिंग फेलियर, ठीक है? यील्डिंग। और इसका फेलियर हमेशा कैसा होता है? पहले ही फेलियर के नाम है, इसका होता है सीधा अल्टीमेट, या फिर इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग होता है सीधा। इसमें यील्डिंग नहीं होती है, ये एक फिनोमेना है। ये क्या है? मेरी फिनोमेना, ये है मेरी फिनोमेना। जो घटना घटित हो रही है वो क्या है? या तो ये ब्रेक कर जाएगा, कौन सी चीज ब्रेक करेगी? वो होता है ब्रिटल मटेरियल। कौन सी चीज यील्ड करेगी? वो है डक्टाइल मटेरियल। अभी थोड़ा फील भी करा दूंगा टेंशन। डक्टाइल मटेरियल में जो है, अब ये वाली चीज समझ सोम से है क्या कि डक्टाइल मटेरियल का जो मेरा यील्डिंग में टेंशन होता है, मतलब जो टेंसाइल उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। याद करो ये फिगर, चलो थ्योरी ऑफ फेलियर अगर शायद आपने नहीं भी पढ़ा है तो ये वाली चीज तो याद होगी, ठीक है? ये चीज याद थी। ये किसका फिगर था? टेंसाइल, डक्टाइल मटेरियल का टेंसाइल वाला फिगर था। टेंसाइल वाले फिगर में हमारे पास इसमें फेलियर कहां होगा? आप बताओ कहां फेलियर होगा? फेलियर कहां? गलती कर देते हो फिर से। फेलियर कहां होगा? मैंने अभी बोला आपसे कि फेलियर डक्टाइल का होता है, यील्डिंग में उसके बाद में उसकी जरूरत ही नहीं होती है। अगर वो यील्ड हो गया तो उसका मतलब क्या हुआ? मटेरियल हमारे लिए बेकार हो गया। तो फेलियर बोला मैंने, ब्रेकिंग नहीं बोला। फेलियर क्या है? फेलियर हमारा यील्डिंग फेलियर है। तो इसमें ऐसे मत सोचा करो, आपका माइंड इधर भागता है, ऐसे मत बताया करो। ये क्या है? डक्टाइल है, तो डक्टाइल में फेलियर कहां हो गया? यहाँ पर। डक्टाइल में फेलियर कहां हो गया? यहाँ पर। जहां यील्ड आ गया वहां पर वो फेल हो गया। इसका मतलब मुझे टेंशन में यहाँ इस छोटे से माइल्ड स्टील की मान की बात चल रही है, तो इस माइल्ड स्टील के लिए जो टेंशन टेस्ट किया मैंने, तो उसमें यील्डिंग कहां आ रही है? यहाँ पर आ रही है। इसका मतलब इसमें हमारे पास एस वाई टी की वैल्यू कुछ है, एस वाई टी, समझ रहे हो? स्ट्रेंथ इन यील्डिंग एट टेंसाइल टेस्ट। तो टेंसाइल टेस्ट में यील्डिंग पॉइंट पर स्ट्रेंथ कितनी है? एस वाई। अगर आप इसी माइल्ड स्टील के स्पेसिमेन को आप कंप्रेस करके इसको यील्ड कराते हो, फेलियर नहीं, ये वो सॉरी ब्रेकिंग नहीं, यील्ड कराते हो, तो जो यील्डिंग स्ट्रेंथ है इसकी वो आ जाती है एस वाई, क्या हो जाएगा उसका नाम? एस वाई सी। मतलब कंप्रेशन टेस्ट में जो उसकी यील्डिंग स्ट्रेंथ है, किस साइड फिगर आएगा? किस साइड फिगर आएगा? नीचे आएगा। किस साइड आएगा फिगर? नीचे आएगा, ऐसे ऐसे। ये चीज हमारी ऐसे है, ठीक है? ये वाला फिगर हमारा कुछ ऐसा है। अब जो ये प्रॉपर्टी है ये याद रखना। और एक तीसरी चीज क्या होगी? क्या आप माइल्ड स्टील को शियर में नहीं तोड़ सकते हो? अब जरा सोचो, क्या माइल्ड स्टील को आप शियर फोर्स नहीं लगा सकते हो? तो मैंने एक शियर टेस्ट करा दिया। शियर टेस्ट कैसे होता है? टॉर्जन में। ऐसे मैंने शियर टेस्ट करा दिया। तो शियर टेस्ट में जो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मतलब शियर में मैक्सिमम स्ट्रेंथ, समझ रहे हो मैं क्या वर्ड बोल रहा हूँ? दो स्ट्रेस होती है, एक होती है टेंसाइल, एक नॉर्मल, एक होती है शियर। तो एक नॉर्मल के दो पार्ट हो गए, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। शियर का कोई पार्ट होता है नहीं। तो शियर में कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ ये झेल सकता है, उसको क्या लिखूंगा? एस वाई लिखूंगा या यू लिखूंगा? अल्टीमेट डक्टाइल है तो फेलियर कैसा? हमेशा डक्टाइल है तो फेलियर कैसा? यील्ड। अगर आपको याद हो मैंने हुक्स लॉ समझाए थे आपको। कितने होते थे हुक्स लॉ? हो गई यार, क्या क्या चीजें पूछते रहते हैं। हुक्स लॉ कितने होते थे? हुक्स लॉ एक ही होता है। हुक्स लॉ एक ही होता है। अगर एक ही होता है तो उसका सही से नाम बोलो जल्दी से। दो। हुक्स लॉ अगर एक ही होता है, हुक्स लॉ अगर एक ही होता है तो उसका नाम बोलो। जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनल तक काम करे। क्या चीज? स्ट्रेस प्रोपोर्शनल ट्विस्टिंग। यहाँ प्लीज ये मत बोल देना नॉर्मल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल ट्विस्टिंग। अगर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल ट्विस्टिंग है तो ये एक ही इसका पूरी वर्डिंग, ठीक है? ये विद इन द इलास्टिक लिमिट जो आपने बोला, या फिर विद इन द एक्चुअली प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है? तो विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस प्रोपोर्शनल ट्विस्टिंग। बट अगर आप यहाँ कौन सी स्ट्रेसेस होती हैं
स्ट्रेसेस हमारी कौन सी होती हैं? नॉर्मल एंड शेयर। अब नॉर्मल शेयर में मैंने दो चीजें बताई थी आपको, याद होगा। एक था हमारा हुक्स लॉ, किसमें? लॉन्गिट्यूडिनल सेंस में, लॉन्गिट्यूडिनल सेंस में। तब मैंने बताया था सिग्मा एन प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल। तब यहाँ क्या निकल के आया था? सिग्मा एन इक्वल टू ई एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल। दिस इज द फर्स्ट हुक्स लॉ का रिप्रेजेंटेशन। हुक्स लॉ तो यही है, बट उसका रिप्रेजेंटेशन है कैसे था? दूसरा क्या था? दूसरा था शेयर। शेयर में क्या आया था निकल के? टाउ प्रोपोर्शनल टू फाई शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। तब क्या आया था? जी। तब आया था जी। अब इसका जरा ग्राफ याद करो, मैंने इसका भी ग्राफ बनवाया हुआ है। अब ये मत बोलना ये नहीं पढ़ा था, ये तो पढ़ाया था मैंने, ठीक है? तो यहाँ ऑफलाइन में, तो यहाँ ये वाली चीज मैंने समझाई थी कि अगर ये मेरा टाउ है, ये मेरा फाई है, तो ये भी चीज हमारी यहाँ पर फेल होगा। और मैंने कहा था कि आगे से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये डक्टाइल मटेरियल यहीं पर फेल हो जाता है। तो जो मेरा डक्टाइल मटेरियल है, चाहे वो शियर हो, चाहे वो टेंशन हो, चाहे वो कंप्रेशन हो, वो हमेशा किसमें फेल होगा? यील्डिंग में। हमेशा फिनोमेना कौन सी होनी चाहिए? यील्डिंग की, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन में अगर मेरा मटेरियल फेल हो रहा है, समझ रहे हो इस चीज को? परमानेंट डिफॉर्मेशन में अगर मेरा मटेरियल फेल हो रहा है, फ्रैक्चर में नहीं, डिफॉर्मेशन में, तो उसके लिए जो मैक्सिमम कौन सा मटेरियल है? माइल्ड स्टील। एग्जांपल के तौर पे तो माइल्ड स्टील का यही स्पेसिमेन अगर आपने इसे टेंशन में तोड़ा तो उसने इतना स्ट्रेस बताया, उसको अगर कंप्रेशन में आपने यील्ड किया तो उसने इतना स्ट्रेस बताया, अगर आपने उसे शियर में यील्ड किया तो शियर में कितना स्ट्रेस बताएगा वो? एस वाई एस। बहुत बहुत बढ़िया, एस वाई एस। मतलब यील्डिंग में जो उसका शियर में फेलियर हो रहा है, यील्डिंग में जो शियर में फेलियर होता है उसकी स्ट्रेंथ, ये एस स्ट्रेंथ है, ये एस शियर है। बात समझ में आ गई? अब क्या होता है प्रैक्टिकली हम देखते हैं। अब ये चीज हमें याद रखना, जो आपको प्रैक्टिकली हम देखते हैं इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि आपने सब रिवाइज किया, ठीक है? या फिर आपने कंप्लीटली पढ़ी नहीं, फुल टाइम पढ़ना जरूरी है। सो में फिर से होना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा ऑफलाइन के लिए, बट अगर होगी तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। बट अभी आपके हिसाब से जो कंटेंट था वो कंप्लीट करो, क्योंकि जिन दिनों हमारी क्लासेस ऑनलाइन चली उस टाइम पे हमने सब कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? और उसमें आपको आना था। चलो कोई नहीं। तो SYT, SYC एंड SYS। तो SYT क्या है? प्रैक्टिकली क्या होता है? SYT is almost equal to SYC। मतलब टेंशन एंड कंप्रेशन दोनों ही सेंस में हमारा जो फोर्स है जो उसे यील्ड कराएगा वो दोनों सेंस में सेम होता है ऑलमोस्ट। तो स्ट्रेंथ जो होती है दोनों सेंस में सेम होती है, बट ये जो स्ट्रेंथ होती है ग्रेटर देन होती है SYS, ठीक है? तो जो मेरा डक्टाइल मटेरियल है वो फेल किसमें करेगा? अब इससे आप आइडिया लगा सकते हो किसमें फेल करेगा? जिसकी स्ट्रेंथ है, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी इसमें SYS है ना? इससे ज्यादा में SYS तो टूट जाएगा, मतलब शियर में वो चीज टूट जाएगी। भले से इससे ज्यादा मेरी कैपेसिटी है कंप्रेशन को झेलने की, टेंशन को झेलने की, पर जब मैं शियर में फेल हो गया तो खत्म हो गया ना। तो अगर उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन शेयर में आ गया तो वो तो फेल हो गया ना, उसके बाद टेंशन और कंप्रेशन का चेक क्यों करना? तो शेयर में फेल मतलब फेल। तो ये चीज याद रखना, डक्टाइल मटेरियल हमारा हमेशा शेयर में फेल होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में जो वो प्लेट बना ना वो ऐसे नहीं बन गया, वो सोम से बना। कहां से फेल होगा वो? जहां पर उसमें मैक्सिमम शेयर आएगा, और इसी को हम क्या बोले? शेयर प्लेन। और उसी शेयर पर हमारा डक्टाइल यानी सॉरी यील्डिंग फेलियर होगा। यील्ड फेलियर होगा मतलब क्या होगा? मटेरियल टूट नहीं जाएगा। सोचो जरा, मटेरियल टूट के अलग नहीं हो जाएगा, ये क्या होगा? परमानेंट डिफॉर्मेशन में जाएगा। ये किस में जाएगा? परमानेंट डिफॉर्मेशन में। इस जोन के बाद मतलब जैसे ये चीज आई तो ये चीज हमारी परमानेंट डिफॉर्मेशन में आई। अब टूल को थोड़ा और आगे लेके जाओ तो ये वाला पार्ट कहां पहुंच गया? आगे, और यहाँ पर नया एक डिफॉर्मेशन जोन बन जाएगा। यस और नो? ये काम भी तो तभी हो रहा होगा जब यहाँ से इसे तोड़ते हुए लाए होंगे, ठीक है? तो परमानेंट डिफॉर्मेशन जोन हमारे बनते जाएंगे आगे। जितना फोर्स लगाओगे, जैसे वो शियर स्ट्रेस के बराबर पहुंचा तुरंत ये चीज फेल होगी। कहां से फेल होगी? अपने शियर प्लेन से। बात क्लियर है? ठीक है। ये किसके लिए हुआ? ये हुआ डक्टाइल मटेरियल के। डक्टाइल मटेरियल की ही शाफ्ट जनरली आपने लैब में भी देखी होगी। जब लैब में हमारे सर हुआ करते थे और वो क्या करते थे वो लैब पर शाफ्ट लगाते थे और लेथ के टूल को घुमाते थे। तो सॉरी, शाफ्ट को घुमाते थे, लेथ के टूल को आगे लेके जाते थे। वो शाफ्ट किसकी बनी होती थी? कास्ट आयरन की? नहीं, वो थी माइल्ड स्टील की, ठीक है? माइल्ड स्टील रफ शाफ्ट होती थी, उसे हमें स्मूथ करना होता था, ठीक है? तो जो माइल्ड स्टील की शाफ्ट है वो कैसी होगी? डक्टाइल। तो उसमें चिप कैसे आएंगे? ऐसे। अगर वो कास्ट आयरन की शाफ्ट लेके चल लेंगे एग्जांपल के तौर पर, तो वो मटेरियल कैसा होता है? ब्रिटल। ब्रिटल। तो आप एक ब्रिटल मटेरियल लेके चलो,
एग्जांपल के तौर पर एक ब्रिटल मटेरियल लेके चलो, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मैंने समझाए थे। मैंने क्या समझा दिया, वर्डिंग समझो इसकी। मैंने क्या समझाया कि हमारा डक्टाइल मटेरियल कौन से पर्टिकुलर फिनोमेना में फेल होता है, तो कौन से फिनोमेना में फेल करोगे उसे, यील्डिंग में एंड शियर, यील्डिंग एंड शियर। शियर फेलियर हो रहा है कब, यील्डिंग के सेंस में, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है उसमें, तुरंत ही टूट नहीं रहा, ठीक है। जबकि अगर मैं यहाँ पर ब्रिटल मटेरियल लेके चलूं, बिल्कुल सेम फिगर लेके चलो एग्जांपल के तौर पर, क्या हुआ, ये एग्जांपल के तौर पर ये हमने बिल्कुल सेम फिगर लिया। अब क्या मैंने कहा कि ये मेरा डक्टाइल मटेरियल नहीं है, इसमें क्या था, ये डक्टाइल, इसमें जो वर्क पीस था, वर्क पीस, टूल नहीं, टूल के बारे में बात नहीं की मैंने, वर्क पीस की बात। अगर मेरा यहाँ वर्क पीस कैसा है, ब्रिटल, तो क्या होगा, अगर मेरा वर्क पीस ब्रिटल है तो कैसे टूटेगा। अब बताइए क्या मेरा जो वर्क पीस, जो ब्रिटल मटेरियल है उसमें क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये देखो, जो ब्रिटल मटेरियल है उसमें क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल भी हमारा इलास्टिक होता है, प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक होता है, ब्रिटल मटेरियल इलास्टिक होता है, प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक क्यों नहीं, प्लास्टिक में जाता ही पहले टूट जाता है। चलो अच्छा है कि आपने ये वाली वर्डिंग यहाँ से अब नहीं, कि बोतल है तो प्लास्टिक हो गई है ना, ब्रिटल मटेरियल है, या ग्लास है प्लास्टिक हो गया, ऐसे नहीं है ना। ब्रिटल इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, जो अपनी पुरानी अवस्था पर वापस आ जाए, है ना। और ब्रिटल मटेरियल सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक होता है और यहाँ जाके वो टूट जाता है, ये उसकी क्या होती है, अल्टीमेट, ठीक है, ये उसकी अल्टीमेट होती है, इसमें यील्डिंग होती नहीं, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन में आता है। तो सोम की लैंग्वेज आपकी मतलब समझ लीजिए बहुत बड़ी, ठीक है। अगर ये चीज आपने क्लियर कर रखी है तो अब जरा सोचो कि ये अगर ब्रिटल मटेरियल इलास्टिक है तो अगर मैंने इसे टेंशन किया, भाई ऐसा थोड़ी है कि आप किसी एक स्पेसिमेन पर टेंशन, कंप्रेशन या शियर लगा नहीं सकते हो, लगा सकते हो, चाहे ब्रिटल हो चाहे कुछ भी हो। तो आपने इस पर टेंशन लगाया, ये टूटेगा, कहीं ना कहीं से तो टूटेगा। आपने इसे कंप्रेशन लगाया, टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। आपने इसे शियर में तोड़ा, टूटेगा। चोक है, चोक टेंशन में भी टूटेगी, कंप्रेशन में भी टूटेगी एंड शियर में भी टूटेगी, टूटती है ना, ब्रिटल है ना, ठीक है। तो अब बस उसी सेंस को समझना है कि इसके लिए जो मेरा S मतलब स्ट्रेंथ, S यहाँ क्या लिखूंगा, U लिखूंगा, Y लिखूंगा, U क्यों, क्योंकि ये क्या है, ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल फेल किसमें होता है, अल्टीमेट में, ठीक है। ये इसका जो फेलियर है वो किसमें है, अल्टीमेट में, मतलब सीधी ब्रेकिंग, कोई जोन बोन नहीं आएगा। अब इस किसी चीज को बताऊंगा। SU इसमें क्या देखा गया, तो इसका SUC ये कैसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, SUC मतलब कंप्रेशन में जो इसकी झेलने की कैपेसिटी होती है, अपनी ब्रेकिंग को रोकने की कैपेसिटी, वो सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू SUS। शियर से भी अच्छी होती है, बट शियर भी इसमें अच्छा अपने आप की कैपेसिटी रखता है, किससे, टेंशन। मतलब हमें अगर चोक को तोड़ना है, एग्जांपल के तौर पर सोचो, चोक एक स्पेसिमेन है, उसको चेंज नहीं करना, ये स्पेसिमेन है, अगर आप इसे टेंशन में तोड़ोगे ना तो सबसे कम फोर्स पे टूट जाएगा। फील करना उस चीज को, सबसे कम फोर्स पे टूट जाएगी। अगर आपने उसे ट्विस्ट किया ना, मतलब शियर लगाया, तो आपको ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी एज कंपेयर टू टेंशन। आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके चोक टूटेगी, जबकि टेंशन में बहुत जल्दी टूट जाएगी। कंप्रेशन में तो बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाओगे तब जाके टूटेगी। यील्ड तो होगी नहीं, सीधा टूटेगी ना, कैसे टूटेगी, वो स्लिप करके चली जाएगी, 45 डिग्री, है ना। ये सारी चीजें मैंने TOF में समझाई हुई है कि कहां-कहां से वो चीज टूटती है, ठीक है, कौन-कौन से एंगल से टूटती है। तो ये अब समझ में आ गया, इसे भूलना मत प्लीज, इस चीज को भूलना मत, ठीक है। कि ब्रिटल मटेरियल क्या है, प्रैक्टिकल चीजें आपसे अगर इंटरव्यू या फिर किसी भी एक इंजीनियर के हिसाब से अगर आपको पता होना चाहिए, क्या किसी भी सब्जेक्ट के लिए, कि डक्टाइल मटेरियल कैसे टूटता है, ब्रिटल मटेरियल कैसे टूटता है, तो उसके लिए ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। ब्रिटल मटेरियल में सबसे पहले फेलियर कहां होगा, वही आएगा क्या सर, ये होगा, हां सर, वेरी गुड, ठीक है। ये अल्टीमेट यहाँ पर सबसे पहले ब्रिटल मटेरियल कौन सी चीज में टूटेगा, कौन सी स्ट्रेंथ में, उसकी पहले कौन सी स्ट्रेंथ अचीव हो जाएगी, टेंसाइल या कंप्रेसिव, टेंसाइल, क्यों, टेंसाइल सबसे कम है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे पहले अचीव हो जाएगी, तो इसमें टूट जाएगा, ठीक है। ये अभी हमारे पास सेफ थी बट इसमें टूट गया, ठीक है। तो यहाँ टेंशन में टूटता है ब्रिटल मटेरियल, तो डक्टाइल इसमें टूटता है शियर में।
तो अगर मेरा डक्टाइल मटेरियल था उसको अगर आप चिप फॉर्मेशन कर रहे थे तो उसमें क्या हुआ, उसमें हुआ एक शियर फेलियर। शियर फेलियर कैसे होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन। आपको ऐसा दिखेगा कि चिप इसके ऊपर से ऐसे नहीं जा रही है, चिप कैसे जा रही है, चिप ऐसे फ्लो कर रही है। मतलब चिप क्या कर रही है, चिप क्या कर रही है, ऐसे एक लेंथी चिप जा रही है, ठीक है, चिप ऐसे जा रही है, लेंथी चिप जा रही है, टूट नहीं रही। क्यों नहीं टूट रही, क्योंकि इसमें जो फेलियर है वो कैसा है, यील्ड फेलियर है ना, यील्ड फेलियर है, तो ये टूटेगा नहीं। यील्ड का मतलब टूटना तो नहीं होता, परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन है बिल्कुल, परमानेंट डिफॉर्मेशन है बिल्कुल। बट ब्रिटल मटेरियल में क्या देखते हैं हम, जब हम ब्रिटल मटेरियल कहानी देखते हैं तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर ब्रिटल मटेरियल में किसमें टूटेगा, ये ब्रिटल मटेरियल टेंशन में टूटेगा, जबकि ये फोर्स कैसा है, शियर फोर्स है, टेंशन फोर्स, शियर फोर्स। इसका मतलब शियर फोर्स लगा रहे हैं, टेंशन में टूटेगा। मैंने आपसे हमेशा बोला है कि अगर एक चीज ऐसे लग रही है इस पर, ये टेंशन फोर्स लग रही है, इसमें शियर होगा कहीं नहीं होगा। अगर मैं इस पर एक टेंशन फोर्स लगाता हूं तो इसमें शियर होगा कहीं, कहीं पूछा मैंने, कहां होगा, कहां होगा शियर, कहां होगा, मतलब बीच वाली लाइन छोड़ के इस वाले प्लेन को छोड़ के हर एक प्लेन पर शियर होगा। भूला होते जा रहे हो आप, ठीक है। आपने इस चीज को अगर ऐसे खींचा तो सिर्फ और सिर्फ इस वाले प्लेन पर टेंशन होगा, बाकी जितने प्लेन लोगे उन पर क्या होगा, शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी। याद करो यार, टाउ एस की वैल्यू क्या आया करती थी, सिग्मा बाय 2 sin 2 थीटा। थीटा जैसे चेंज करोगे आपके पास टाउ की वैल्यू कुछ ना कुछ मिल रही थी, ठीक है। ये क्या थी, स्ट्रेस, इसे टेंशन क्वांटिटी सेकंड ऑर्डर प्लेन पर भी डिपेंड करती है। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर इस पर आप शियर लगा रहे हो तो क्या इसमें कहीं टेंशन नहीं आ रहा किसी प्लेन पर, आएगा। तो ये उसी टेंशन वाले प्लेन से आर पार टूट जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें क्या चलेगा, इसमें जो टेंशन प्लेन है, इसमें जो टेंशन प्लेन है वहां से टूटेगा। बट ये कैसे टूटना है, ये यील्ड टूटना नहीं है, ये यहाँ पर ऐसे कोई फ्लो नहीं होगा, इसमें क्या होगा, सीधा ब्रेकिंग। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम क्रैक में टूट जाना। भाई टूटेगा तो क्रैक पड़ेगी ना, क्रैक पड़ेगी वॉइड्स के बेसिस पर, बहुत सारी चीजें मटेरियल साइंस में। तो ये क्या है, ये है मेरा क्रैक इनिशिएशन पॉइंट, ये है मेरा क्रैक इनिशिएशन पॉइंट। और यहां से जो क्रैक इनिशिएशन हुई तो आगे कैसे जाएगा, क्रैक का क्या होगा, प्रोपगेशन। कहीं पर भी हो सकता है, ऐसे जा सकती है क्रैक, समझो मेरी बात को, ऐसे जा सकती है या फिर ऐसे जा सकती है या फिर ऐसे जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, आप नहीं बता सकते उसको, ठीक है। तो जो मैं स्टडी करूंगा ना यहाँ पर चिप को ऐसे फ्लो कराने की, वो किसकी स्टडी होती है, डक्टाइल मटेरियल की। ब्रिटल मटेरियल की स्टडी आप बता ही नहीं सकते। फिर ब्रिटल मटेरियल में फेलियर कैसा है, ये फेलियर कैसा है, टेंशन की वजह से, उस प्लेन पर जो टेंशन लग रही होगी, है ना, टेंशन की वजह से, उस प्लेन पर इस फोर्स की वजह से टेंशन लग रही होगी ना, टेंशन का जो कंपोनेंट आएगा उसकी वजह से। तो ये जो चीज है, ये क्या है मेरी, क्रैक प्रोपगेशन। इन्हें क्या बोलते हैं, क्रैक प्रोपगेशन, है ना। जिस डायरेक्शन में भी हो जाए, जिस डायरेक्शन में भी हो जाए, वहीं से हमारी चीजें टूट जाएंगी। तो ब्रिटल मटेरियल कैसा होता है, अमोर्फस टाइप से होती हैं चीजें, ठीक है। ब्रिटल में, ठीक है, वॉइड्स जहां मिलते जाएंगे वो वहां से टूटते जाएंगे। बात क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये जो हमारे पास ब्रिटल मटेरियल है, इसमें जो चिप है वो किसी भी तरह से टूट सकती है। इसीलिए अभी जो मैं बताऊंगा कि चिप थिकनेस ज्यादा होती है, कितनी ज्यादा होती है वही बताऊंगा। ब्रिटल मटेरियल में चिप थिकनेस ज्यादा होगी क्या, नहीं, क्यों, सोचो जरा। ब्रिटल मटेरियल में ये जो मैंने उस दिन बताया था टीसी, मैंने उस दिन बताया था टीसी, ये टीसी है। और टी क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट होता है ये वाला, यहां से ये वाला, दिस इज द डेप्थ ऑफ कट, बताया था टी के बराबर, ये है ना। क्यों यहाँ पर टीसी टी के बराबर ही होगी ऑलमोस्ट ब्रिटल में, क्यों ऐसा होगा, वर्कपीस में क्रैक आ सकता है, नहीं वर्कपीस से तो चिप ही बनेगा, तो जहां से भी क्रैक होगा, ऐसे तो नहीं है ना कि बिल्कुल ब्रिटल मटेरियल हमारा यहीं से क्रैक होगा, जनरली ऐसे तो नहीं होगा ना, ब्रिटल से यहीं से क्रैक होगा, है ना। यहां से टूटेगा, यहां से कहीं से ऐसे जाएगा। कास्ट आयरन सोचो, ग्लास में सोचो, सीधा ग्लास के बारे में सोचो, मेटल सोचो, मेटल क्या होगा मेरा, कास्ट आयरन टाइप का। तो कास्ट आयरन के ऐसे टूट जाएगा, तो नहीं ऐसे टूटेगा ना, ऐसे तो नहीं टूटेगा। हाँ ग्लास टूट सकता है, उस पर क्रैक कैसे आ सकता है। तो मैं ग्लास की बात नहीं कर रहा, एग्जांपल के तौर पर ब्रिटल मेटल की बात कर रहा हूं। तो मेटल हमारा अगर टूटेगा तो कैसे टूटेगा, उसमें चिप्स इस तरह से। अब चिप्स के लिए आप ये नहीं बोलोगे ना कि यहाँ पर यील्डिंग है, यील्डिंग तो नहीं है। अगर वो यील्डिंग नहीं है तो जरा सोचिएगा, यहाँ पर परमानेंट जो डिफॉर्मेशन आप चिप में देख रहे हो, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन आपको दिखेगा नहीं, परमानेंट डिफॉर्मेशन है ही नहीं, ये चीज एकदम टूट गई है। इसका मतलब क्या होगा, TC इज ऑलमोस्ट इक्वल टू T,
TC is almost equal to T, क्योंकि ये अचानक से ही टूट गई ना, इसमें डिफॉर्मेशन आया ही नहीं, पहले वर्डिंग को सोचो, इसमें डिफॉर्मेशन आया ही नहीं, इसमें शियर जोन आया ही नहीं, तो डिफॉर्मेशन आएगा नहीं भाई। डिफॉर्मेशन तभी तो आएगा जब किसी चीज को आपने क्या किया है, डिफॉर्म करने की कोशिश की है, ये चीज डिफॉर्म होगी ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये ब्रिटल मटेरियल है, सीधा टूटेगा, ये डिफॉर्म होगा ही नहीं। जबकि इसमें फील करो, इसमें फील करो, इसमें क्या हुआ, इसमें पहले डिफॉर्म हो रही है चीज, तब जाके कहीं टूटेगी, और तोड़ना है आपको, सिर्फ डिफॉर्म करनी है, ठीक है। तो जब आप डिफॉर्म कर रहे हो तो क्या होगा, ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, ये जो शियर जोन में आपके पास डक्टाइल मटेरियल था, इतना ऑब्वियस है कि जब वो आगे की तरफ जाएगा तो उसकी लेंथ क्या होगी, थोड़ी सी इंक्रीज, ये चीज क्या होगी, थोड़ी सी इंक्रीज। आप इसे लेंथ के बेसिस पे समझना, क्योंकि आपके यहाँ इसका डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो आपके पास ये वाला पार्ट है, ये क्या होगा, ये इससे थोड़ा सा बढ़ के आएगा, क्योंकि ये चीज क्या हो रही है, ये चीज हो रही है डिफॉर्म, डिफॉर्म, ये यहां से ये कैसे हो रही है, डिफॉर्म शियर में, ऐसे देखो ये चीज ऐसे शियर में डिफॉर्म हो रही है, ये डिफॉर्म हो रही है। तो जब हम चिप को ऐसे डिफॉर्म करेंगे तो लेंथ क्या हो रही है यहाँ पर, ये वाली जो विड्थ है, वो विड्थ क्या हो रही है यहाँ पर, थिकनेस बेसिकली इसे बोलते हैं, थिकनेस क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि ये किसमें है, ये है डिफॉर्मेशन में, ना कि क्रैकिंग में। फील हो पा रहा है या नहीं, बस आपको फील करना है, आपको डेरिवेशन नहीं करना। फील क्या है, जो ब्रिटल मटेरियल है उसमें सीधा क्रैक हो रहा है, क्रैक हो रहा है तो क्या डिफॉर्मेशन आएगा, डिफॉर्मेशन आएगा नहीं, क्योंकि इसमें सीधा फेलियर कैसा है, सीधा क्रैकिंग। तो ऑब्वियस कि जो ये चिप आएगी वो हमारे पास चिप आ गई, टूट गई, अलग हो गई। जबकि इसमें ये वाली चीज क्या है, चिप ये अलग नहीं हुई है, ये डिफॉर्म हुई है, ये डिफॉर्म हुई है, ठीक है। तो डक्टाइल मटेरियल में इस चीज को याद रखना, डक्टाइल मटेरियल में मैं क्या कर रहा था यहाँ पर, शियर प्लेन इज से क्या होगा, शियर फेलियर, शियर फेलियर में क्या होगा, शियर फेलियर में शियर प्लेन, shear failure shows shear flow, shear flow मतलब deformation, deformation मतलब जो मेरा TC है, इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा TC है वो ग्रेटर देन क्या होगा, जो मेरा TC है, TC यहाँ पर क्या होगा, कट चिप थिकनेस है ना, चिप थिकनेस, और ये क्या है मेरा T, ये है मेरा T, ठीक है। T मतलब अनकट चिप थिकनेस, बताया गया था उसको, अनकट एंड कट चिप थिकनेस। तो TC is greater than T ड्यू टू, ये किसकी वजह से है, ड्यू टू शियर फ्लो, ड्यू टू शियर फ्लो और ड्यू टू शियर फेलियर और ड्यू टू शियर प्लेन। तो यहाँ पर क्योंकि डक्टाइल मटेरियल है और ओनली इट इज ओनली इन, इसमें होगा ये चीजें सारी, डक्टाइल मटेरियल ब्रिटल मटेरियल में नहीं होगा। अब मैं आपको जेई के बेसिस पर यहाँ पर कुछ ऐसी चीज बता देता हूँ जो चीज डायरेक्टली आ सकती है। ऑलमोस्ट याद रखना TC, क्योंकि जेई में कभी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो TC इज ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स, है ना, ऐसे आ जाती है टाइम्स ऑफ, समझ रहे हो, ये वर्डिंग हो, TC इज ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स ऑफ T। मतलब ये अगर हमारे पास 1 mm है तो ये हमारी TC कितनी होगी, 2 mm या 3 mm के आसपास। पास में आगे पिक्चर क्लियर है, ठीक है। दूसरा एक्सपेंशन और होगा इसमें, TC में एक चीज और होगी, बढ़ेगी TC, किस वजह से बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ ये भी चीज याद रखना, कभी-कभी ऐसी क्वेश्चन भी थोड़ा डेप्थ में आ जाए तो एक्चुअली क्या होता है ना, आपके प्रॉब्लम क्या है, जेईई में प्रॉब्लम क्या है, जेईई में जो ईएससी के प्रीवियस क्वेश्चन है ना, ठीक है, सिलेबस में तो उन्होंने लिख रखा है मेटल कटिंग, तो ईएससी के प्रीवियस क्वेश्चन है, उन्हीं को उठा के छाप देते हैं। तो जब उन्हीं को उठा के वो लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, तो सिलेबस तो उन्होंने अपनी तरफ से पहले फुल लिख रखा है, उसके बाद वो फिर कितनी डेप्थ वाला क्वेश्चन उठा रहे हैं वो उन्हें नहीं पता होता, समझ रहे हो। मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जो बहुत डेप्थ वाली चीजें हैं, बिना डेप्थ आप उस चीज को क्वेश्चन को कर नहीं सकते हो, या तो उसके लिए पूरा डेरिवेशन समझाओ आपको, ठीक है, और नहीं तो फिर उस क्वेश्चन को छोड़ो। तो ये चीज होती है, इसीलिए मैं छोटी-छोटी चीजें भी लेके चलने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर क्या होगा, इसको फील करो, क्या ये एकदम ठंडा-ठंडा कूल-कूल होके चल रहा है, हीट जनरेट हो, क्योंकि ये वाली जो चीज है ये ऐसी नहीं है, जैसे मैं इससे इसे काट रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि कुछ हीट नहीं जलती निकलती है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, कास्ट आयरन कट रहा है भाई, कास्ट आयरन अगर ब्रिटल है या फिर माइल्ड स्टील कट रहा है अगर डक्टाइल, उनको काटने के लिए जो टूल इस पर टकराएगा उससे ज्यादा हार्ड होगा, जब वो टकराएगा तो हीट होगी या नहीं होगी, हीट होगी। तो ये कॉन्सेप्ट की भूलना मत, हीट होगी तो क्या होगा, आपने चैप्टर 2 पढ़ा था सोम में, अगर हीट होगी, हीट इन दी engagement zone of tool and
वर्क पीस, ये W की क्या है, वर्क पीस। हीट इन द एंगेजमेंट जोन ऑफ टूल एंड वर्क पीस। तो टूल और वर्क पीस के एंगेजमेंट जोन पर जो हमारा हीट प्रोड्यूस यहाँ पर हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा, इट विल induce the thermal expansion। होगा या नहीं? तो हमने पढ़ा था जहां टेम्परेचर बढ़ेगा अगर वो मेटल है तो वाइब्रेशन बढ़ेगी, वाइब्रेशन बढ़ेगा थर्मल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अगर वो थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है तो टीसी मेरा क्या होगा, बढ़ेगा, टीसी घटेगा, बढ़ेगा, समझ में आ रहा है। बट ये जो टीसी बढ़ता है ये क्या होता है, टीसी ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। ये क्या होता है, बहुत ही माइन्यूट इंक्रीज होता है, बहुत ही माइन्यूट इंक्रीज। ये इक्वल टू भी हम मान सकते हैं, बहुत ही माइन्यूट इंक्रीज होता है किससे, टीसी, ओनली माइन्यूट इंक्रीज, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि अल्फा हुआ करता था थर्मल कोएफिशिएंट, उसकी पावर कितनी हुआ करती थी, जनरली 12 × 10⁻⁶। तो ऑब्वियसली कि बहुत ही कम यहाँ पर ये चेंजमेंट होता है टेंपरेचर बढ़ने से। बट हाँ, अगर डक्टाइल मटेरियल है तो शियर फेलियर ही जो होता है, शियर फ्लो या शियर फेलियर जो होता है उसकी वजह से टीसी से 2 से 3 गुना, ठीक है। हाँ, कूलेंट भी यूज होता है, तो थर्मल एक्सपेंशन तो हमारा नॉर्मली हो जाएगा। बट टेक्सटाइल में जब कूलेंट की वजह से ये चीज रोक सकते हो कभी, ये तो उसके अंदर की प्रॉपर्टी चल रही है ना, तो इसलिए ये चीज टीसी इज ग्रेटर देन टी तो ऑलवेज होगी टेक्सटाइल में। क्या ब्रिटल में होगी सिमिलर चीजें, बताइए। ब्रिटल में यहाँ पर फेलियर कैसा हो रहा है, फेलियर होता है क्रैकिंग, यानी कि क्या, ब्रेकिंग, है ना, ब्रेकिंग। सो शियर फेलियर यहाँ पर क्या होगा, शियर फेलियर यहाँ पर एब्सेंट है कि नहीं, समझ रहे हो, शियर फेलियर होगा एब्सेंट। ये किसमें फेल करेगा, टेंसाइल फेलियर। और टेंसाइल फेलियर कहाँ होगा, किसी भी प्लेन पर हो सकता है जहां पर क्रैकिंग जनरेट हो जाए, जहां पर वॉइड्स हो। सो यहाँ टीसी की वैल्यू क्या होगी, ऑलमोस्ट टी के बराबर, क्योंकि यहाँ कोई शियर फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। टीसी ऑलमोस्ट टी के बराबर। हाँ, टीसी आपकी बढ़ सकती है टी से, कब, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन थोड़ा बहुत तो होगा, बट इस चीज को हम नेग्लेक्ट मान लें, ठीक है। मेरी बात समझो, हीट की वजह से चाहे ब्रिटल हो चाहे डक्टाइल हो, उससे मतलब नहीं होता हीट को मतलब होता है अपने थर्मल कोएफिशिएंट से। अगर मटेरियल के अंदर थर्मल कोएफिशिएंट है ना, मटेरियल पर हर एक मटेरियल हमारा थर्मल कोएफिशिएंट रखता है ना, आइडियल भी हो चाहे, मतलब आइडियल तो है नहीं, चाहे हमारे पास प्रैक्टिकली क्यों ना हो, ठीक है। तो प्रैक्टिकली हर एक मटेरियल कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा, इसलिए से पीसी की वैल्यू टी से बढ़ेगी थोड़ी सी, बट उस चीज को हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो ब्रिटल मटेरियल होता है उसमें TC इज ऑलमोस्ट इक्वल टू T, जबकि डक्टाइल मटेरियल में TC इज 2 to 3 टाइम्स ग्रेटर देन। उम्मीद है ये चीजें क्लियर हो गई। यहाँ से अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा वर्डिंग वाइज तो हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम जैसे इस फिगर में बातें कर रहे थे उन बातों को फिर से कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपके इस सिलेबस को आगे बढ़ाया है, ठीक है, कैलकुलेशन करने चले थे और मैंने इस चीज को आगे ही लिख दिया, ठीक है। चलो समझ में आ गया है या रटना पड़ रहा है, आ गया ना, ठीक है। क्या नहीं कर देखो क्या हो रहा है, अब मुझे जरा आंसर दो भाई। अगर ये मेरी ऑर्थोगोनल कटिंग है तो इस सरफेस का नाम क्या होता है, जो टूल का नीचे वाला सरफेस है इसका नाम क्या होता है, टूल का नीचे वाला, टूल का नीचे का जो सरफेस है उसका नाम क्या होता है, जल्दी से, रिलीफ सरफेस, या फिर इसके और भी नाम थे, जल्दी से बताओ। ये जो सरफेस है इसका नाम क्या है, रिलीफ या फिर क्लियरेंस, या इसका एक और भी नाम होता है, अरे गामा तो एंगल होता है भाई, इसका एक और भी नाम होता है, यही नाम जनरली पूछा भी जाता है, फ्लैंक। जो क्लियरेंस से मतलब जो मशीन्ड सरफेस से बना रहा होता है सरफेस टूल का, वो होता है मेरा फ्लैंक, ठीक है। जब ये ऊपर वाला जो चिप से बना रहा होता है वो कौन सा होता है, ये वाला सरफेस, दैट इज द फेस, बहुत बढ़िया। या फिर रेक सरफेस,
है ना, इसको हम बोल देते हैं रेट सरफेस। ठीक है, दो सरफेस हो गए, तीसरा सरफेस बताओ जल्दी से, ये कौन सा सरफेस है? अनमशीन्ड सरफेस। बहुत बढ़िया, अनमशीन्ड सरफेस। ठीक है, ये कौन सा सरफेस है? ये वाला, ये वाला, ये है मेरा मशीन्ड सरफेस। ठीक, कितने हो गए? 4। एक और था, कहां गया? बता दूं? कौन सा था ये? इमेजिनरी। ठीक है, ये कौन सा वाला सरफेस था मेरा? रेफरेंस प्लेन, ये रेफरेंस सरफेस, रेफरेंस प्लेन। एक और सरफेस था, कौन सा? शेयर। अब ये शेयर का समझ में आया कहानी? शेयर किस में होगा? शेयर किस में होगा? बात समझ में आ रही है? ये जो चीज मैं दिखा रहा हूँ किसके लिए? वर्कपीस कौन सा होगा? डक्टाइल। तो ये होगा मेरा शेयर प्लेन। तो आगे मैं बार-बार नहीं बोलूंगा ये डक्टाइल है ब्रिटल है, आप बस सीधा समझोगे कि ये डक्टाइल का ही फिगर। ठीक है, चलो ये हो गया शेयर प्लेन। अब मुझे एंगल्स और बताओ जल्दी से। एंगल्स, ये वाला एंगल क्या था? ठीक है, यहाँ तक ये एंगल क्या था? रेट एंगल अल्फा। ठीक है, नाम आपने लिख रखे थे पहले। ये वाला एंगल क्या था? गामा। दिस इज द क्लियरेंस एंगल, रिलीफ एंगल, या फिर कटिंग एंगल, या फिर नाइफ एंगल। ठीक है, ये सारे के सारे नाम थे। फ्लैट एंगल नहीं होता नाइफ एंगल। ठीक है, नाइफ एंगल चाकू वाला एंगल। ठीक है, सॉरी दिस साइड, सॉरी ये हमारे किसके एंगल के नाम है? ये थोड़ी सी मैंने गलती कर दी। ये हमारे किसके एंगल के नाम है? ये है क्लियरेंस रिलीफ। बस सिंपल है ना, नाइफ एंगल हमारा वो साइड। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल कौन सा हो गया? तीसरा एंगल साइड। अब इसके नाम में क्या क्या? कटिंग एंगल, ठीक है, वेज एंगल, बहुत बढ़िया, कटिंग एंगल, वेज एंगल और नाइफ एंगल और लिप एंगल। जनरली आपको लिप एंगल ही देखने को मिलेगा। ठीक है, साइड। उसके बाद एक एंगल और है, कौन सा था? फाई। कहां से? कटिंग वेलोसिटी एंड शियर प्लेन के बीच का एंगल। कटिंग वेलोसिटी एंड शियर प्लेन के बीच का एंगल, दैट इज। ठीक है, फाई क्या था मेरा? शियर। ठीक है, ये थी हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी। 6 सरफेस 4 एंगल। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी हमने कवर कर ली। ठीक है, अब मैंने क्लियरेंस एंगल की बात की थी। तो क्लियरेंस एंगल क्या था? क्लियरेंस एंगल, रेक एंगल हमने समझ लिया था। याद है रेक एंगल? रेक एंगल क्या था? रेक एंगल की जो प्रॉपर्टी थी वो हमने देखी थी। कहां गई रेक एंगल? रेक एंगल क्या था? रेक एंगल था जो कि हमारा रेफरेंस प्लेन और रेक सरफेस के बीच में बन रहा है, दैट इज द रेक एंगल। रेफरेंस प्लेन और रेक सरफेस है ना, जिसके ऊपर से चिप फ्लो कर रही है। दूसरा, इट अलाउज द चिप फ्लो डायरेक्शन, चिप फ्लो को ये अलाउ करता है। तीसरा, ये शार्पनेस बढ़ाता है। मैंने समझाया था कि जैसे जैसे अल्फा बढ़ाओगे शार्पनेस बढ़ेगा, क्योंकि क्लियरेंस एंगल कांस्टेंट मान के चलो। ठीक है, उसके बाद ये कटिंग फोर्स कम करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा शार्पर टूल होगा उतना ही कम फोर्स लगेगा। जितना ज्यादा शार्पर होगा उतना ही कम फोर्स लगेगा। ठीक है, और चिप फ्लो भी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज क्या है हमारी? इट रिड्यूसेस द कटिंग रिक्वायर्ड टू द shear the metal। ठीक है, एंड रिड्यूसेस द पावर कंजम्पशन। अगर देखो फोर्स कम होगी तो सेम वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? F into v। तो अगर v हमने कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, तो फोर्स अगर कम होगी तो पावर भी तो कम होगी। तो शार्पनेस अगर बढ़ेगी है ना, और सेम वेलोसिटी के से टूल को हम लेके चल रहे थे आगे। टूल तो कुछ भी हो सकते हैं ना, टूल हमारे शार्पर भी हो सकते हैं, टूल हमारे डल भी हो सकते हैं। दोनों को वेलोसिटी सेम दो, कौन से वाले में पावर ज्यादा कंज्यूम होगी? डल वाले में। क्यों? क्योंकि वहां फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी आपको कट करने के लिए। ठीक है, तो पावर हमारी क्या होगी? रिड्यूस होगी इसमें। ठीक है, जिसमें फोर्स कम उसमें पावर कम। इट इंप्रूव्स द सरफेस फिनिश। ये सरफेस फिनिश को क्या करेगा? इंप्रूव। ठीक है, कैसे? कैसे सोचो, कैसे ये सरफेस फिनिश को इंप्रूव क्यों कर रहा है? अगर आप कहते हो कि आपको फोर्स कम लगानी है, तो जरा सोचो कैसे जाएगा? ये स्मूथली जाएगा। अगर आप कहते हो आपको फोर्स ज्यादा लगानी है, अब जरा फोर्स ज्यादा लगा दो, रेक एंगल क्या कर दो? ज्यादा कर दो। तो रेक एंगल ज्यादा किया, फोर्स ज्यादा लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ये जितना फोर्स ज्यादा लगाओगे उतना ही सरफेस खराब होगा। इस चीज को समझो, जितना फोर्स ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा सरफेस खराब होगा। तो यहाँ क्योंकि हमारी F कम हो गई है, इस वजह से सरफेस फिनिश भी अच्छी मिलेगी। जितना शार्पर होता है उतना वो सरफेस फिनिश अच्छी देता है। क्यों? समझो, शार्पनेस की वजह से नहीं, फोर्स कम लगाने की वजह से। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा सरफेस स्मूथ नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? ठीक है, हाँ बताओ।
ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट चीज क्या थी, ये तो हो गया रेक सरफेस, नेक्स्ट चीज थी क्लियरेंस सरफेस, क्लियरेंस एंगल। तो क्लियरेंस एंगल क्या करता है यहाँ पर, ये मैंने इसके लिए अलग स्लाइड डाल रखी है। क्लियरेंस एंगल ये क्या प्रोवाइड करेगा, क्लियरेंस एंगल समझ में आ रहा है? टूल सरफेस ये है ना, टूल ये है, ठीक है, ये मेरी वर्क पीस सरफेस है, तो क्लियरेंस कहाँ होगा, ये वाला बीच में दोनों के। तो क्लियरेंस एंगल अगर ज्यादा रखोगे तो मेरी ध्यान से समझो, क्लियरेंस एंगल दिया क्यों जा रहा है, पहले ये समझो क्लियरेंस एंगल दिया क्यों जा रहा है, जिससे कि रबिंग ना हो, ठीक है, जिससे कि रबिंग ना हो, जिससे कि रबिंग ना हो। रबिंग अगर हमने रोक ली, अगर रबिंग हमने रोक ली तो क्या करूंगा मैं, ऐसे एंगल दूंगा। प्रैक्टिकली सोचो जरा, प्रैक्टिकली इन दोनों के बीच में रफनेस होती है या नहीं, यहाँ पर यहाँ होगी, जहाँ ये कटिंग टूल इसके अंदर जा रहा है तो वहां रफनेस होगी, इसका मतलब यहाँ पर रफनेस होगी। तो आपको कुछ ना कुछ ज्यादा एंगल देना पड़ेगा या नहीं, ऐसा नहीं 1 डिग्री से काम कर जाएगा, 1 डिग्री से ज्यादा रखना पड़ेगा। तो अगर आप थोड़ा सा इसे बढ़ाओगे तो क्या होगा, यहाँ की रबिंग कम होगी, है ना, यहाँ की रबिंग तो आपने 1 डिग्री से बचा ली, बट यहाँ की रबिंग तो हो रही होगी ना, इस रबिंग को बचाना है ना। अगर ये रबिंग नहीं बचाओगे तो क्या होगा, टूल टिप खराब हो जाएगी। टूल टिप पीछे से ठीक है, बट यहाँ से तो खराब हो गया ना, जब यहाँ से खराब हो गया तो काम खत्म। इसका मतलब जैसे जैसे आप गामा को बढ़ाओगे वैसे वैसे इसका टूल वियर बढ़े कम होगा। टूल वियर मतलब टूल की घिसाई, कहाँ पर टूल की घिसाई, यहाँ इस वाले पोर्शन में टूल की घिसाई कम होगी जैसे जैसे साइज गामा बढ़ाओगे, जैसे जैसे गामा बढ़ाओगे टूल की घिसाई कम होगी, तो टूल की लाइफ क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, तो यही सारी चीजें मैंने इसमें लिख रखी है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द अवॉइड द रबिंग ऑफ द फ्लैंक, मतलब ये वाला सरफेस विद द मशीन्ड सरफेस, ठीक है, एंड रिड्यूसेस टूल वियर। सो क्या होगा, इंक्रीज टूल लाइफ, कहां से कहां तक होती है, 3 डिग्री से 15 डिग्री तक। ज्यादा क्लियरेंस बढ़ा लो, ऐसे सोचो क्या रबिंग में बिल्कुल नहीं करवाना चाह रहा, इतना रख दो, अब सोचो क्या होगा, अब सोचो क्या होगा। अगर आपने रेक एंगल सेम रखा तो आप क्या कर रहे हो, एक तरह से अगर आप रेक एंगल सेम रखोगे, जरा इसको विजुलाइज करोगे, जो समझा रहा हूं, विजुलाइज करो इसे। यहाँ अगर आपने यहाँ पर क्लियरेंस एंगल को बढ़ाया, रेक एंगल रखा सेम, अल्फा रखा सेम, क्लियरेंस एंगल को बढ़ाओ, कैसे बढ़ेगा, ये समझ में आ रहा है? फिर कहां का बना रहा हूँ, कहां का बना रहा हूँ, क्योंकि ये टूल का है, चिप यहाँ से जा रही होगी। रेक एंगल अगर सेम रख रहा हूँ, इस चीज को बढ़ा रहा हूँ, जैसे गामा 1, अगर मैंने गामा 2 बढ़ाया तो कैसे फिगर बनेगा, ऐसे। तो रेक एंगल उतना ही रखो, टूल को कैसे कर रहे हो, गामा को बढ़ा रहे हो, तो ये हो गया गामा 2, रेक एंगल उतना ही है, तो ऑब्वियसली कि टूल में आपको ये वाला पार्ट हटाना पड़ेगा। ये वाला पार्ट हटाओगे तो क्या होगा, टूल मेरा शार्पनेस तो बढ़ेगी, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, वीक हो रहा है, तो इसकी लाइफ क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि अगर मेरी शार्पनेस बढ़ती है, ये चीज मैंने बोला था कि हमेशा लिखते रहना उस चीज में, शार्पनेस अगर बढ़ती है तो क्या होता है, जो हमारी स्ट्रेंथ है वो कम होती है, स्ट्रेंथ हमारी टूल की कम होती है, स्ट्रेंथ ऑफ टूल कम होता है। फोर्स लगाना वो एक अलग चीज है, फोर्स लगाना अलग चीज है, पर टूल की स्ट्रेंथ तो कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि टूल हमारा इतना रह गया, जब वो इतना रह जाएगा तो इस वाले से तो बेकार ही है ना, ठीक है। तो टूल स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम, ठीक है। शार्पनेस बढ़ने पर टूल स्ट्रेंथ कम होती है। शार्पनेस कब बढ़ा रहे हो, या तो गामा बढ़ा के, समझ रहे हो, या तो गामा बढ़ा के, या फिर और अल्फा बढ़ा के, समझ रहे हो। ये इससे क्या कर रहे हो आप, इससे आप अगर दोनों को बढ़ाते हो तो साइज घटता है, साइज घटता है, ठीक है। ये कब होता है, कोई भी क्वेश्चन है, दूसरी चीज को कांस्टेंट मानोगे। जब मैंने रेट एंगल को बढ़ाया तो मैंने गामा को कांस्टेंट माना, साइज चेंज होगा। जब मैंने क्लियरेंस एंगल को बढ़ाया तो अल्फा को कांस्टेंट माना, साइज कम होगा, ठीक है। बात क्लियर है? तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर क्लियरेंस आप बहुत ज्यादा बढ़ाओगे, 15 डिग्री से अगर ज्यादा बढ़ाओगे तो इसकी टूल की लाइफ खराब हो जाएगी। किस सेंस में, स्ट्रेंथ वाइज, वियर वाइज नहीं, वियर वाइज तो अच्छा है, बट स्ट्रेंथ वाइज खराब हो जाएगी। तो लाइफ का भी सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ मस्ट बी पॉजिटिव एंड 3 to 15 डिग्री, ठीक है। नेगेटिव का तो इसमें मतलब नहीं है, जबकि अल्फा क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, मैंने दिखा भी दिया था वो, है ना, इस साइड ऐसे बना के। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को करो, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। याद है आप लोग देखे होंगे ना, जो कटिंग पावर कंजम्पशन अभी समझाया, पावर किस किस के ऊपर डिपेंड कर जाती है, फोर्स और वेलोसिटी। अगर हमें वेलोसिटी के बारे में पूछने दिया तो वेलोसिटी मानेंगे कांस्टेंट,
ठीक है, फोर्स कैसे चेंज होगी, ठीक है, इंक्रीज रेट एंगल ऑफ द टूल, अगर इंक्रीज करेंगे रेट एंगल ऑफ द टूल को तो फोर्स क्या होगी, कम या ज्यादा, कम, क्योंकि रेट एंगल अगर हम कम ज्यादा करते हैं तो रेट एंगल ज्यादा करने का मतलब क्या हुआ, टूल ऐसे था, इसको थोड़ा सा ऐसे बना, टूल ऐसे था, गामा को क्या मानेंगे, कांस्टेंट जब तक दिया ना हो, आपने अगर टूल को अल्फा 1 से अल्फा 2 कर दिया, मतलब बढ़ा दिया एंगल, तो ऑब्वियसली शार्पनेस बढ़ रही है, शार्पनेस बढ़ेगी तो क्या होगा, लाइफ कम होगी, बट फोर्स जो लग रहा है वो कम होगा, अगर फोर्स कम लग रहा है तो पावर क्या होगी, कम होगी, इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीजिंग रेट एंगल ऑफ द टूल, यही वो पार्ट है जो कि आपकी फोर्स को कम कर रहा है, सो पावर को कम करेगा। क्लियर हुआ है सच में, लग रहा है आपको माइंड ठीक है, डी वाला सर एक क्लियरेंस एंगल भी तो होता है, डी वाला तो सर इंक्रीजिंग द क्लियरेंस एंगल, इंक्रीजिंग द क्लियरेंस एंगल हम बहुत ही कम यूज करते हैं, सोचिए जरा, इंक्रीजिंग द क्लियरेंस एंगल हम बहुत ही कम यूज करते हैं, कम यूज क्यों करते हैं, हमेशा अल्फा के बेसिस पर ही चीजों को लेके चलते हैं, ना कि क्लियरेंस के बेसिस पर। क्लियरेंस करने का मतलब क्या है, क्लियरेंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ रबिंग को रोकना है, ना कि हमें पावर को कम करना, पावर हमेशा कम किसके साथ मिल जाती है, अल्फा। क्लियरेंस एंगल तो हमारे लिए कांस्टेंट पहले से ही मान के चलते हैं, ठीक है, 3 से 15 डिग्री से रखना है। अल्फा क्या है, अल्फा वो चीज है जिससे हम किसी टूल की शेप बनाते हैं, क्लियरेंस से हमें जरूरी नहीं, क्लियरेंस तो हमें थोड़ी सी प्रोवाइड कर देनी, बस हमारी चिप ना वहां से, सॉरी मशीन सरफेस बस वहां से गुजरे, ठीक है, इसलिए अल्फा ही जो होता है वो मेन होता है आपकी फोर्सेस को रिड्यूस करने के लिए या फोर्सेस को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि उसी से आप नेगेटिव एंड जीरो एंड पॉजिटिव रेट एंगल्स लेके चलते हो, तो आप अल्फा को चेंज करते हो ना क्लियरेंस एंगल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, 2 and 3 बहुत सी बड़ी, देखो क्या हो रहा है, ध्यान समझना हो क्या रहा है इसके, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रिलीफ एंगल ऑफ द कटिंग टूल, रिलीफ एंगल क्या क्या करता है, रिलीफ एंगल दिस अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द चिप फ्लो, मतलब ही नहीं है इसका, मनीष जी मतलब तो था, आपने कैसे मना कर दिया, बताओ, इसमें नहीं है, अरे रिलीफ एंगल चिप फ्लो देता है, रिलीफ एंगल चिप फ्लो देता है, कैसे कैसे नहीं देता, बताओ, फिजिक्स देता है, रिलीफ एंगल कौन सा था, दुनिया क्या चल रही है, किधर से चल रही है कुछ पता नहीं है, पूरब से पश्चिम से पता चल रहा है, अरे किधर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहां से घूम रही है, पता भी है, रेफरेंस बुक से लेके चल रहे हो, ये क्या है, गामा है या चिप फ्लो हो रहा है, हाँ मैं ऊपर चिप फ्लो कहां होता है, ये सोचने में तो गड़बड़ हो जाती है, सोचने में गड़बड़ हो जाती है ना, तो नाम कोशिश करो ना रखने की, जहां चिप फ्लो होती है वो हमारा रेट एंगल होता है, रेट एंगल, रिलीफ एंगल कौन सा, रिलीफ मतलब रिलीफ देना, क्लियरेंस देना, रिलीफ हमेशा ये होगा ना, यहां चिप थोड़ी फ्लो होगी भाई, चिप यहां फ्लो होती है, बोला था सर मैंने, ठीक है, तो ये कहा गया भाई हमारा क्वेश्चन, आपको लगता है मेरा ध्यान यही रहता है आपके, ठीक है, तो ये वाली चीज है, ये क्या होगा हमारा, डायरेक्शन ऑफ चिप फ्लो देती है, नहीं देती है, रिलीफ सरफेस हमारी है, रिलीफ एंगल डायरेक्शन ऑफ चिप फ्लो नहीं देगा, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्लियरेंस प्रोवाइड करेगा मशीन में और आपके टूल में, This reduces excessive friction, ये काम है इसका, excessive friction between the tool and the workpiece, भाई वर्कपीस और टूल के बीच का फ्रिक्शन ही तो रोकने की कोशिश करता है ये, ठीक है, तो ये चीज तो बिल्कुल सही है, ये लाइफ को बढ़ाता है क्या, जब तक क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि अफेक्ट्स टूल लाइफ, तो आप अपने माइंड में क्या चीज सोच के चलोगे कि जो चीज यहाँ पूछी गई है उस चीज को इंक्रीज करो, तो इंक्रीज करोगे तो टूल लाइफ चेंज करता है, बिल्कुल करता है, टूल लाइफ को बढ़ाता है, मतलब ये भी सही है। नेक्स्ट ये देखो, दिस अलाउज बेटर एक्सेस ऑफ द कूलेंट टू द टूल वर्कपीस इंटरफेस, तो टूल और वर्कपीस इंटरफेस के बीच में कूलेंट को प्रोवाइड करने की कोशिश करता है क्लियरेंस एंगल, जरा चेक करो, अगर ये टूल है और इसमें आपने कूलेंट भेजा है, तो कूलेंट कहां पहुंचना चाहिए, यहां पहुंचना चाहिए, तो आप चाहे यहां से प्रोवाइड करो चाहे यहां से प्रोवाइड करो, पहुंचेगा नहीं, है ना, इसका मतलब ये चीज देता है, बट इसका एक पर्पस थोड़ी था, पर्पस नहीं था इसका, पर्पस क्या था, पर्पस था रबिंग को बचाना, तो यहाँ पर ये इसका क्या है कि एक्स्ट्रा फायदा है, एक्स्ट्रा फायदा है, ठीक है, ये इसका पर्पस नहीं,
ठीक है, तो ये याद रखना ये पर्पस नहीं है। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन क्या होता एग्जांपल के तौर पर 2 3 एंड 4 तब आंसर ये तीनों थे, ठीक है, कि हम यहाँ पर एक जनरल आंसर लेके चलते हैं। बट अगर यहाँ पर पर्पस की बात की जा रही है तो पर्पस हमारे पास ये दो है, 2 एंड 3, ठीक है। चौथा है पर्पस नहीं है, वो उसका सेकेंडरी फायदा है, ठीक है, वो इसके साथ फायदा मिल रहा है कि कूलेंट भी आराम से आ सकता है। बात क्लियर है, ठीक है। तो मेन चीज हमारे लिए क्या थी, मेन चीज थी यहाँ से टू लाइफ और फ्रिक्शन वाला, ठीक। तो 2 and 3 इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट सोचो जरा इसमें टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क टॉर्क क्या होता है भाई, फोर्स इनटू रेडियस। फोर्स क्या होता है, ये टॉर्क क्या हो गया, फोर्स इनटू रेडियस, ठीक है। यहाँ पावर क्या होते हैं, पावर पावर आपने टी ओमेगा पढ़ा है, ठीक है, या फिर F into dV होती है, मैंने अभी समझाया था। ये कहाँ से आती है, जरा फॉर्मूले के हिसाब से लेके चलो। अगर मैं यहाँ पर T को F into R लिख दूं, T को F into R लिख दूं, तो R into ओमेगा, ये तो पढ़ा है ना टी ओमेगा हमेशा, ये किसके अंदर होती है, अब देखते हैं, मैकेनिक्स पढ़ी है, सर्कुलर रोटेशन के अंदर टी ओमेगा, जब ये किसके अंदर होती है, ये होती है लीनियर के अंदर। तो आपने क्या किया, सर्कुलर की पेरिफेरी पर बैठ जाओ और यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी के मामले से देखो तो कैसा लगेगा, वो लीनियर दिखेगा ना। तो यहाँ अगर सर्कुलर की मैं पेरिफेरी की पावर की बात कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो यही चीज तो होती है कटिंग। कटिंग हमेशा पेरिफेरी से करते हो या अंदर से करना शुरू कर दोगे, इन्हें पेरिफेरी से खींचते हुए लाते हो ना टर्निंग में, इसे बोलते हैं बेसिकली टर्निंग कर रहे हो आप ये चीज की, मतलब शाफ्ट की आप टर्निंग कर रहे हो। टर्निंग का मतलब क्या हुआ, इसको ऊपर से रिमूव कर रहे हो, चिप को, ये वाली चीजें ऊपर से रिमूव करके आप क्या बना रहे हो, स्मूथ सरफेस बना रहे हो। तो ऑब्वियसली आप यहाँ से ये वाली चिप हटाना चाह रहे हो ना, सामने से देखने पर ये वाली चिप हटाना चाह रहे हो, तो क्या करोगे, यहाँ की पेरिफेरी की वेलोसिटी, पेरिफेरल वेलोसिटी क्या होती है, आपने 9th से पढ़ा है, पेरिफेरल वेलोसिटी क्या होती है, v इक्वल टू r ओमेगा होती है। तो यहाँ अगर v इक्वल टू r ओमेगा, तो इस पर कटिंग टूल पर फोर्स कितनी लग रही है, दिस इज द f। कटिंग टूल पर जो आपके पास ऊपर से चिप आ रही है वो कितना, ये कटिंग टूल मान लो ऐसे, तो कटिंग टूल पर जो चिप ऊपर से गिर रही है, ऐसे करके ऊपर से गिर रही है ना भाई, ये ऐसे घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा, तो ये ऐसे मान लो टूल यहाँ पर है, शाफ्ट घूमेगा तो इसके ऊपर गिरेगा ना, तो ऊपर जब गिरेगा चिप जो पार्ट है वो इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या लगाएगा, इस पर फोर्स लगाएगा। तो ये टेंजेंशियल फोर्स है या नहीं यहाँ पर काम कर रहा, टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स इनटू टेंजेंशियल वेलोसिटी इज द पावर, टेंजेंशियल फोर्स इनटू टेंजेंशियल वेलोसिटी इज द पावर। बट अगर इस फोर्स की बात करूं तो ये इसके रेस्पेक्ट में क्या दे रहा है, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू r होता है या नहीं सर्कुलर में, ये सर्कुलर रोटेशन में जो टॉर्क इक्वल टू फोर्स अपॉन r, तो मैंने यहां लिख दिया p इक्वल टू t इनटू ओमेगा, मतलब t को मैंने लिख दिया f इनटू r इनटू ओमेगा, तो r ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं, r ओमेगा को मैं लिख सकता हूं v। सो ये हमारे पास क्या आउटकम आ गया, f इनटू v। तो इसीलिए ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, ठीक है। ये जो टॉर्क है, टॉर्क इक्वल टू f इनटू r कहां मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल में, ये इसमें थोड़ी मिल जाएगा, सोचो जरा, इसमें मिल जाएगा क्या, जो मैंने अभी समझाया ये आपको, इसमें टॉर्क मिल जाएगा क्या, नहीं नहीं, तो लीनियर सीधी जा रही है ना, इसमें सिर्फ पावर है, कौन सी, F into V, फोर्स इनटू वेलोसिटी है ना। वो क्या है, वो है टर्निंग, जो मैंने अभी आपसे पूछा टॉर्क के सेंस में। टॉर्क हमेशा किसमें मिलता है, सर्कुलर में, तो सर्कुलर के सेंस में ये क्वेश्चन था आपसे, बट सेंस हमें यहीं से लेके चलना है, F into V से। तो जरा सोचो क्या होगा, ए लार्ज रेक्टेंगल मींस लोअर स्ट्रेंथ ऑफ द कटिंग टूल, पहले तो ये होता लोअर स्ट्रेंथ बोला है, लार्ज रेक्टेंगल क्या होगा, लोअर स्ट्रेंथ होगी, नो, यस यस, क्यों होगी, जल्दी से आंसर दो, क्यों होगी, क्योंकि अल्फा बढ़ने पर, लार्ज रेक्टेंगल मतलब अल्फा बढ़ने पर टूल कैसा हो जाएगा, शार्पर, शार्पर, बट साई क्या होगा उसका, डिक्रीज, क्योंकि गामा कांस्टेंट होगा, साई डिक्रीज का मतलब शार्पर अगर होगा तो स्ट्रेंथ क्या होगी, कम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। सेकंड, कटिंग टॉर्क डिक्रीजेस विद रेक्टेंगल, अगर विद रेक्टेंगल का मतलब क्या होगा, रेक्टेंगल को इंक्रीज करते हुए, तो रेक्टेंगल को इंक्रीज करते हुए आपका कटिंग टॉर्क डिक्रीज होगा, फोर्स डिक्रीज होगा, क्योंकि फोर्स डिक्रीज, इसीलिए तो फार्मूला लिखवाए हैं, टॉर्क क्या है, F into R, सो F अगर डिक्रीज कर रहे हो तो टॉर्क डिक्रीज हो सकता है। लार्ज रेक्टेंगल से अभी आपने बोला था कि F डिक्रीज होता है, लार्ज रेक्टेंगल हो गया, F डिक्रीज होगा, फोर्स डिक्रीज होगा, क्यों होगा, कि वो शार्पर है, शार्पर है तो फोर्स डिक्रीज होगा, फोर्स डिक्रीज होगा, टॉर्क डिक्रीज होगा या नहीं होगा, होगा, इसका मतलब ये भी सही है, इसका मतलब दोनों आंसर क्या हो गए, सही। बोथ वन एंड, समझ में आ रहा है या नहीं, विजुअलाइज हो रहा है,
ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये वाली बात हो गई। ऑर्थोगोनल की एंड ओब्लिक की मैंने बता दी थी आपसे, मैंने बोला भी था ऑर्थोगोनल कटिंग के डेफिनेशंस पढ़ लेना, ये सारी चीजें मैंने पहले ही बता दी हैं। ठीक है, हमारे पास विड्थ भी ज्यादा होगी, है ना? कोई डाउट है तो पूछ लो। ओब्लिक कटिंग के और ऑर्थोगोनल कटिंग के डिफरेंसेस मैंने बता रखे थे। ठीक है, अब देखो खुद सोचो, चिप फ्लो इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर, ये वाली चीज तो याद हो गई होगी आपको, है ना? दूसरा भी सेम ही लैंग्वेज लिखी हुई है, कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। यहां पर देखो, चिप गेट कोइल्ड इन स्पाइरल फैशन, किसमें? ऑर्थोगोनल में। ऑर्थोगोनल में कैसी चिप आती है? ऐसे घूमती हुई इसी जगह, लेकिन किसके ऊपर घूम रही है ये? टूल, रेक सरफेस या टूल के, है कि नहीं? इसके ऊपर ऐसे ऐसे घूम के वहीं पर घूम रही है। ठीक है, ऐसे आगे लेके जा रहा हूं, ये स्पाइरल होती जा रही है, ऐसे याद है? ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर ऑब्लिक कटिंग करूंगा तो, ऑब्लिक कटिंग करूंगा तो ये हमारी एक तरह से हेलिकल बन के आएंगी। ये कैसे बन के आएंगी? हेलिकल, ये हमारी हेलिकल बन के आएंगी। ठीक है, जो मैंने फिगर दिखा भी रखा है, जितना ज्यादा ओब्लिक करोगे उतना ज्यादा क्या होगा? ये एंगल किस तरह से जाएगा? थोड़ा छोटा है। जितना ज्यादा ऐसे ओब्लिक करोगे उतना ज्यादा ये कैसा जाएगा? इस तरह से। उतना ज्यादा ये चीज हमारी ऐसे घूमती हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज हमारी और ज्यादा हेलिकल जाएगी। ये क्या है? स्पाइरल फॉर्म। ठीक है, ये क्या होगी? हेलिकल। ठीक है, तो आई जितना ज्यादा करोगे, मतलब यहाँ से इंक्लिनेशन जितना ज्यादा करोगे उतना ही ये पतला होते हुए आगे चला जाएगा, उतना ही ये क्या होगा? वाइडर होगा, ये छोटा होगा। विड्थ इसकी क्या होगी? चिप की। अगर मैं आई को बढ़ाता हूँ तो विड्थ क्या होगी? चिप की। चिप की विड्थ, विड्थ क्या होती है? चौड़ाई। ये जो चिप की विड्थ है, ऐसे जैसे घूम के आ रही है ना, तो ये चिप की विड्थ तो है, ये जो घूम के आ रही है ऐसे करके, तो ये चिप की विड्थ क्या होगी? विड्थ। अगर आई बढ़ेगा तो, आई बढ़ेगा तो चिप की विड्थ बढ़ेगी। सोचो, चिप की विड्थ बढ़ेगी, छोटी क्यों होगी? चिप की सबसे कम विड्थ कहाँ होगी? सबसे कम विड्थ होगी जब आई 0 होगा, जब ऑर्थोगोनल चल रहा होगा, है ना? तो विड्थ, मैं थिकनेस की बात नहीं, अभी विड्थ है ना, तो विड्थ, हाँ विड्थ। तो यहाँ से जो विड्थ अगर बढ़ेगी तो विड्थ बढ़ेगी तो क्या होगा? कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ेगा। कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा? हीट जो है, अब एक चीज मुझे सिंपल से बताओ, एक सिंपल सी चीज बताओ, हीट निकल रही है, ठीक है, अगर मैं उसके पास में टूल को भेजता हूँ, मतलब हीट जनरेट हो रही है टूल और वर्कपीस के बीच में, अगर मेरा टूल ज्यादा शार्पर, अगर मेरा टूल ज्यादा शार्पर है, इसी में यहाँ से, अगर मेरा टूल ज्यादा शार्पर है, मान लीजिए मेरे पास टूल ही ऐसे था, ठीक है, और ये चीज हमारी ऐसे, ये फिगर बहुत बार यूज होगा, ठीक है। अब अगर मैं इस टूल के हिसाब से यहाँ पर देखना, ठीक है, इस टूल के हिसाब से अगर मैं ऐसा टूल लेके चलूं, कैसा? पतला, ठीक है, शार्पर टूल लेके चलो, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये शार्पर टूल लेके चलो, ठीक है। अब सोच, इसमें क्या कर दिया मैंने? अल्फा बढ़ा दिया मान लो, बट मेरा मेन मकसद किससे है? शार्पर टूल लेना, अल्फा 1 अल्फा 2, बट साई 1 और साई 2, साई 1 क्या है यहाँ? साई 1 is greater than psi 2, yes, नहीं सॉरी, psi 1 is greater than psi 2, right? alpha 1 is less than alpha 2, ये चीज समझना है। बस मेरा मकसद क्या है समझाने का, ये दोनों में हीट होगी, हीट जनरेट होगी यहाँ पर टूल टिप पर, बिल्कुल यही जो हीट है उसको समझो कि हीट जब जनरेट होगी तो वो फैलेगी या नहीं? हीट इज ए ट्रांजिट और हीट इज ए क्वांटम फिनोमेना, ठीक है, जिसे क्वांटा बोलते हैं, मतलब हीट के पैकेट्स, हीट एनर्जी के पैकेट्स। तो हीट कोई एनर्जी के पैकेट्स थोड़ी है, एनर्जी, हीट हमेशा क्या होती है? ट्रांजिट फिनोमेना, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स से पढ़ा है। तो इसका मतलब हीट जैसे प्रोड्यूस होगी वो फैलेगी। अब वो जो फैलेगी तो कहाँ फैलेगी? अगर टूल पे फैली, ऑब्वियसली वर्कपीस में फैलेगी, यहाँ पर फैलेगी, चिप में भी फैलेगी, वो चीजें भी समझाऊंगा, चिप में फैलेगी, वर्कपीस में फैलेगी, वो भी समझाऊंगा। मेन चीज क्या है? टूल, टूल की लाइफ हीट पर कैसे इफेक्ट करती है ये समझो। हीट की वजह से टूल की लाइफ बढ़ती है घटती है, वो कैसे डिपेंड करेगा? क्या डिपेंड करेगा कि जो मेरी हीट है जो डिसिपेट हो रही है, डिसिपेट समझते हो? डिसिपेट मतलब उसका फैलाव, जो हीट का डिसिपेशन हो रहा है, मैंने ये समझाई या नहीं समझाई? टूल के एरिया पे डिपेंड करेगा, ये चीज मैंने आपको समझाई, ठीक है। कि डिसिपेशन क्या है हमारा? फैलाव, एंड एक्यूमुलेशन क्या है हमारा? एक्यूमुलेशन है हमारा एक तरह से इकट्ठा होना, ठीक है।
इकट्ठा होगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब ये हीट का डिसिपेशन होगा तो यहाँ एरिया क्या मिलेगा, ज्यादा। तो एरिया ज्यादा मिलेगा तो वो ज्यादा एरिया में फैल सकता है। अगर वो चीज ज्यादा एरिया में फैल जाए तो हमारा टूल की लाइफ कम होगी या ज्यादा, टूल की लाइफ बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मॉलिक्यूल है, ज्यादा मॉलिक्यूल छोटी छोटी हीट को लेके चल रहा है अपने अंदर, मतलब सबका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, समझ रहे हो ना, सबका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ानी, यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा इंसान है, जबकि यहाँ पर कम इंसान थे, हीट तो उतनी जनरेट हुई, मान लेते हैं हीट अगर उतनी ही जनरेट हुई, ठीक है, हीट अगर मान लेते हैं उतनी जनरेट हुई है, उससे थोड़ी सी कम कितनी शार्पर है, बट प्रॉब्लम क्या आएगी, क्योंकि यहाँ पर इंसान कम है, तो इसका मतलब वो ज्यादा हीट को लेके अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर हीट का एक्यूमुलेशन होगा ज्यादा, और अगर हीट का एक्यूमुलेशन यहाँ ज्यादा होता है तो क्या होगा, इसकी लाइफ होगी कम, इसकी लाइफ होगी कम। तो अब जरा सोचिएगा, ओब्लिक कटिंग में चिप जो जा रही थी, ओब्लिक कटिंग में चिप जो जा रही थी वाइडर होके जा रही थी या नहीं, yes, चिप वाइडर होके जा रही थी, तो टूल के साथ जो चिप का एरिया है वो वाइडर है या कम है, वाइडर है, इसका मतलब क्या होगा, ओब्लिक टूल की लाइफ ज्यादा रहेगी ऑर्थोगोनल से कम, ज्यादा। ये मेरा फोर्स वाला सेंस नहीं, ये मेरा हीट वाला सेंस है, फोर्स वाले पे भी ओब्लिक की ज्यादा थी, मैंने पहले समझाया था कि यहाँ पर जो चिप है वो यहाँ पर विरोध कर रही है ऑर्थोगोनल में, जबकि ओब्लिक में क्या है, चिप विरोध नहीं कर रही, वो साइड से निकल रही है, इसका मतलब यहाँ पर फोर्स के हिसाब से इसकी लाइफ ज्यादा है, जबकि इस पर हीट के हिसाब से भी लाइफ ज्यादा है, इसकी बेटर, इसलिए ओब्लिक कटिंग ज्यादा बेटर होगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। हाँ, सरफेस फिनिशिंग कैसी होगी, अच्छी, क्यों, कहां से लोगे सरफेस फिनिशिंग को, हमेशा कहां से लोगे, सरफेस फिनिशिंग कहां से, इसके ये सरफेस फिनिश और चिप से कोई मतलब नहीं होता, उसका सर एंगल से उठाओ ही होगा ना, तो आपको मैंने जिन चीजें बोलता हूं प्लीज उस पर फोकस क्यों नहीं करते हो, मैंने अभी कुछ दिन पहले समझाया था कि सरफेस फिनिश फोर्स कम होगा, सरफेस फिनिश अपने माइंड में रखो, जहां फोर्स कम वहां सरफेस फिनिश अच्छी, बस इसके अलावा कुछ नहीं सोचो। प्रोडक्शन में जितना इधर उधर घूमोगे ना फंस जाओगे, प्रोडक्शन में देख रहे होंगे आप, एक छोटी सी चीज ना दूसरी चीज से ऐसे लिंक कर रही है, इसलिए अगर बहुत ज्यादा घूमोगे तो फंसोगे, इसलिए सरफेस फिनिश तब ज्यादा अच्छी जब फोर्स आपने कम दिया, अब फोर्स कम दिया, वो कहां से कम दिया, एक एंगल को बढ़ा दिया, है ना, तो आपका फोर्स कम हो गया, ऐसे, तो लिंक ऐसे लेके चलो, एक का दूसरे के साथ बस वर्डिंग के हिसाब से लेके चलो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे इस चीज की, तो सरफेस फिनिश ऑब्लिक में अच्छी होगी, ऑब्लिक में अच्छी होगी, कहां गई, ये रही, सरफेस फिनिश इज गुड, ठीक है। दैट हाँ, ऑब्लिक कटिंग में क्या होगा, ऑर्थोगोनल कटिंग में क्या होगा, ये क्वेश्चन बनते हैं सीधे, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ऑर्थोगोनल कटिंग में कितने फोर्सेस होते हैं, ऑर्थोगोनल कटिंग कौन सी है, इसीलिए ऑब्लिक कटिंग को हम जनरली यूज नहीं करते, बस किसमें, थ्योरेटिकल कांसेप्ट, प्रैक्टिकली ऑब्लिक कटिंग ही यूज करोगे, थ्योरेटिकल कांसेप्ट में ऑर्थोगोनल यूज की जाती है, क्यों, क्योंकि ऑर्थोगोनल कटिंग में हमारे पास दो फोर्सेस काम कर रहे होते हैं, कौन कौन से काम कर रहे होते हैं, एक तो हो रहा होता है ये वाला फोर्स, एक तो हो रहा है ये वाला फोर्स, ठीक है, एक हो रहा है नॉर्मल ये वाला फोर्स, तो ये दो फोर्स काम कर रहे होते हैं बस, या फिर इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक तो हमारे पास Fc काम कर रहा है और एक Ft काम कर रहा है, तो ये दो फोर्स काम कर रहे होते हैं बस, ये चीजें हमारी मर्चेंट सर्कल में आती है, इतना आपके जेई में नहीं, गेट में है बट जेई में नहीं, इसलिए मर्चेंट सर्कल मैं क्योंकि मुझे क्वेश्चन नहीं दिखे हैं मर्चेंट सर्कल के, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैं आपको मर्चेंट सर्कल सिर्फ और सिर्फ दिखा दूंगा, उसको ना ज्यादा समझाऊंगा ना कुछ, ठीक है। तो आपके यहाँ फोर्सेस से रिलेटेड बहुत कम ही क्वेश्चन है, कमी क्या देखा ही नहीं, मतलब एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, अगर किसी और एग्जाम में होंगे तो फिर देखना होगा, बाकी अपने जेई में तो ठीक है, ठीक, बट उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये चार मत मान लेना, ये दो फोर्सेस है, ठीक है, या तो ये या ये, है ना, या ये किसमें है, 2D प्लेन, ये किसमें है, 2D प्लेन, ये 2D प्लेन ही तो दिख रहा है, ठीक है। तो 2D प्लेन में हमारे कितने फोर्स हैं, 2 फोर्स, तो ये क्या है, बेसिकली कंपोनेंट, एक्चुअली इनकी क्या हो जाते हैं, रिजल्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 फोर्सेस क्या है, कंपोनेंट, तो इसमें जो हमारा ऑर्थोगोनल कटिंग होता है, उस ऑर्थोगोनल कटिंग में क्या होता है हमारे पास, 2D ऑर्थोगोनल कटिंग में क्या होता है, देयर आर 2 कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, व्हाइल इन 3 में ये क्या होता है, 3 कंपोनेंट फोर्सेस, कहां दिखेंगे भाई, ऑब्लिक में 3 कहां से दिखेंगे, देखो ऑब्लिक में 3 कहां से दिखेंगे, एक तो ये है कंपोनेंट की बात हो रही है ना, एक देखो यहां से देखो, एक तो हमारे पास ये है, ये क्या है मेरा कटिंग, इधर की ओर जा रहा है, एक है हमारे पास ये दिस इज द एक्सियल,
और एक है हमारे पास वो जिसके थ्रू ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये फोर्स इस पर एक नीचे की तरफ अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, ठीक है। थ्रस्ट फोर्स बोल देते हैं उसे, अंदर की तरफ जा रहा है थ्रस्ट फोर्स, ठीक है, एफटी। ठीक, तो एफटी अंदर की तरफ, एफसी इधर की तरफ, एफए इधर की तरफ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऑब्लिक कटिंग में तीन फोर्सेस होंगे। तो तीन फोर्सेस होंगे तो ये स्टडी हो जाती है कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए ऑब्लिक कटिंग को थ्योरेटिकली नहीं पढ़ते। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, ऑब्लिक कटिंग को हम क्यों थ्योरेटिकली नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें थ्री फोर्सेस कंपोनेंट्स होते हैं, जबकि हम 2D में इजीली ऑर्थोगोनल को पढ़ लेते हैं। ऑर्थोगोनल में टू कंपोनेंट और ऑब्लिक में थ्री कंपोनेंट, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जय याद रखिएगा। नेक्स्ट सरफेस फिनिश क्या होगी, पुअर होगी, अभी समझाया था। नेक्स्ट इट इज यूज्ड इन द स्लोटिंग, पार्टिंग, पाइप कटिंग एटसेट्रा। ये चीजें मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है, बट ये चीजें मैं ऑब्लिक और ऑर्थोगोनल के सेंस में नहीं दिखाऊंगा। ये चीज मैं दिखाऊंगा आपको किसके सेंस में, आपके मल्टी पॉइंट एंड सिंगल पॉइंट कटिंग के सेंस। अभी मैं उनकी बात करूंगा। अभी मैं आपसे सिंपली पूछ रहा हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप किसी चीज को कट कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें ऑर्थोगोनल कटिंग कर सकते हो। किसी चीज को कट कर रहे हो जैसे कि है ना, इसे आप ऑर्थोगोनल कटिंग कर सकते हो। अगर किसी टर्निंग कर रहे हो, आप ऑर्थोगोनल कटिंग कर सकते हो। ऑर्थोगोनल कटिंग का मतलब क्या होगा, टर्निंग करते हुए ये चीज ऐसे ऐसे मान लीजिए ऐसे घूमती है, ये चीज मान लीजिए ऐसे घूमती है, ऐसे आपने क्या किया, आपने इस चीज को अंदर घुसा दिया। अब उसके बाद इसकी टर्निंग की, कटिंग एज के परपेंडिकुलर आपकी क्या जा रही है, वेलोसिटी। इस टूल की वेलोसिटी किधर की ओर आएगी, टर्निंग में। टर्निंग समझते हो, टर्निंग का मतलब हो गया इसके ऊपर की कपच पूरी हटा देना, है ना। तो ये जो चीज पूरी हटा रहे हो आप इस पर, तो इसका मतलब क्या, टूल को वेलोसिटी किधर की ओर दोगे, फीड, इसे बोलते हैं फीड, टूल फीड किधर की दोगे, इधर की ओर, है ना। यहाँ पर अगर ये चीज हमारी ऐसे है ऑब्लिक कटिंग ऐसे, और ये वाली चीज ऐसे जा रही है, सॉरी ऑर्थोगोनल, ये चीज ऐसे और ये चीज ऐसे जा रही है, तो कटिंग एज क्या है, ये कटिंग एज है, कटिंग वेलोसिटी जो इसकी टूल वेलोसिटी है वो किधर है, इधर। इसका मतलब दोनों में 90 डिग्री है। कटिंग एज एंड कटिंग वेलोसिटी, मतलब कटिंग एज एंड टूल वेलोसिटी दोनों में क्या है, 90 डिग्री। ऑर्थोगोनल बोल देंगे, ठीक है, ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो ये जो ऑर्थोगोनल कटिंग होती है ये हमारी फिजिबल नहीं होती, इसे बोलते हैं ऑर्थोगोनल टर्निंग, इसे बोलते हैं ऑर्थोगोनल टर्निंग। ये हमारी फिजिबल नहीं होती। इसमें क्या होता है, इसमें होता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब क्या, कि आप इसके अंदर बार-बार ऐसे करोगे। देखो सोचो, जब आपने ये वाला छिलका उतार दिया, थोड़ा अंदर देखे से ये वाला छिलका उतार दिया, उसके बाद जब आपको फीड देनी होगी तो फिर से आपको अंदर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, कभी तो दूसरी जगह आओगे, ठीक है, फिर फोर्स लगाओगे। जबकि ये चीज अगर ऑर्थोगोनल टर्निंग कर रहे हो तो होगी दिक्कत, इसमें बोलते हैं इंटरफेरेंस। बार-बार इस पर टकराव, ऐसे बार-बार टकराव, ठीक है, टूल को बार-बार धक्का देना, तब जाके इसमें अंदर की तरफ जाएगा ना वो। एक रिवॉल्यूशन के बाद टूल को धक्का दोगे या नहीं दोगे, फिर से दोगे, और किसके अपोजिट दोगे, इस सरफेस के अपोजिट, ठीक है। अगर आप इसे ऐसे करो, ध्यान से समझना, इसे अगर ये समझ गए तो हो गया काम। अगर आप इसे ऐसे करो, ऐसे कटिंग एज को ऐसे रख दो, कटिंग एज को ऐसे रख दिया, अब इसे घुमाओ, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, कटिंग एज को ऐसे रख दो टिल्टेड, अब इसे घुमाओ, तो क्या होगा, ये हमारी जो चिप वेलोसिटी, वो जो चिप है वो निकल जाएगी इसके ऊपर से, ठीक है। ये सर्कुलर है, जैसे कि मैंने ये अभी लेके चला था, ये सर्कुलर, इस चीज को यहाँ से ऐसे करके निकालो। अब बताओ इसमें क्या इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब बार-बार हमें ऐसे देने पड़ रहे हैं, नहीं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चीज हमारी, ये चीज कैसी है, कटिंग एज, टूल फीड किधर की ओर है, इधर की ओर, टूल फीड ऐसे जाएगी ना भाई, तभी तो टूल को जब ऐसे नहीं लेके जाओगे तब तक ये पूरी की पूरी चलेगी कैसे। तो टूल फीड किधर की ओर है, इधर की ओर, कटिंग एज कैसी है, ऐसी, तो ऑब्वियस है यहाँ पर 90 डिग्री है क्या, नहीं। तो ये क्या है, हमारी ऑब्लिक कटिंग। तो ये क्या है, हमारी ऑब्लिक कटिंग। ऑब्लिक कटिंग इजी है या नहीं है, यहाँ पर देखिए ऑब्लिक कटिंग इजी है, आराम से इस चीज को छील दोगे, फिर ये आगे की तरफ लेके आओगे, फिर अगला छिल जाएगा। तो ये फिगर कैसा दिखेगा आपको, ये फिगर दिखेगा कुछ ऐसा। जब इसे आप कटिंग एज से छीलोगे तो ये चीज ऐसे दिखेगी आपसे, सीधी पेंसिल। मान लीजिए ये आपके पास शाफ्ट थी, मान लीजिए ये आपके पास शाफ्ट थी ऐसे, मान लीजिए ये आपके पास ऐसे शाफ्ट थी, आपने इसे टर्निंग में कैसे टर्निंग की आपने, मान लीजिए, और ये ऑर्थोगोनल टर्निंग। मैं अब ये बता रहा हूँ आपको ऑर्थोगोनल टर्निंग एंड टर्निंग का क्या मतलब है। अभी तक ऑर्थोगोनल कटिंग की बात हुई थी, ऑर्थोगोनल कटिंग कैसी थी, लीनियरली हम कर रहे थे 2D। ऑर्थोगोनल टर्निंग क्या होगी, इस शाफ्ट को आपने कम डाया था, मान लीजिए ये शाफ्ट कितने की, 50 mm की, 50 mm से आपको 25 mm का बनाना था, तो आपने क्या किया, इसको टर्न किया। टर्निंग याद है ना, लेस में कैसे टर्निंग होती है, टर्निंग करते हुए, अभी वीडियो दिखा दूंगा टर्निंग वगैरह,
टर्निंग की तो क्या होगा इसमें, ये चीज हमारी ऐसे जाएगी। अगर मैंने टूल ऐसे रखा, कैसे रखा, ऑर्थोगोनल टर्निंग वाला टूल अगर रखा मैंने, ऑर्थोगोनल टर्निंग वाला, ऑर्थोगोनल टर्निंग समझ रहे हो, टूल कैसे आएगा ऐसे, ये सुनो, टूल कैसे दिखेगा ऐसे, जैसे कि ये वाली चीज कटिंग एज दिख रही है, कटिंग एज ऐसी दिखेगी सीधी, तो सीधी हमने ये दिखा दी, ठीक है। इस टूल को हम ऐसे लेके आ रहे हैं, तो ये वाली फिगर कैसे दिखेगी आपको, यहाँ पर फाइनली ऐसे बनती है, फील करना जरा इसे, फाइनली ऐसे बनती दिखेगी। इस चीज को यहाँ अंदर ले आए, धीरे 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 टर्न कराते हुए लेके आ रहे हो, ये वाली फिगर कहाँ पहुंच गई मेरी, यहाँ पर, सोचो जरा, ये वाली फिगर यहाँ पहुंच गई। तो अभी आपके माइंड में क्या चलना चाहिए, अभी आपके माइंड में ये चीज चलनी चाहिए, ये पहले चीज समझ में आए ना कि कहां से कहां तक पहुंचा दिए। अब मैं आपसे पूछूंगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो दिया, बट कैसे लेके आए होंगे, पेंसिल शार्प करना तो ऑर्थोगोनल होगा ना, क्या चीज, पेंसिल शार्प करना ऑर्थोगोनल होगा, पेंसिल शार्प कर नहीं, वो ओब्लिक है आपका, कैसे होगा मुझे बता दें। अभी ये चीज तो समझाना चाह रहा हूं, पेंसिल को समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ये अभी तो फिलहाल तो लेंस पर चलो, तो लेंस में क्या क्या किया आपने, अगर ये चीज हमारी ऐसे होती, तो अब एक बात सोचो, जब ये टर्न कर रहा था, जब ये शार्प टिप घूम रही थी, तो आप जब तक इस पर फोर्स अंदर की तरफ नहीं लगाओगे, तब तक क्या इसे टर्न कर पाएगा, छिलका उतार पाएगा नहीं। और इस पर ये जो छिलका उतरेगा वो कैसे करोगे आप, उस पर बार बार इंटरसेप्ट मारोगे, टकराव करोगे, तब जाके उतरेगा, ठीक है। आप उसमें बार बार टकराव मारोगे, क्योंकि ये एक रिवॉल्यूशन के बाद में ये चीज फिट पूरी कर चुका होगा, फिर उसको टकराव मारोगे, अंदर लेके जाओगे, फिर से आएगा। तो ये है टफ, ये और इसे क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल टर्निंग। ऑर्थोगोनल अब क्या बोलेंगे बताओ जरा इसे, ऑर्थोगोनल क्यों बोला, ऑर्थोगोनल क्या है, ऑर्थोगोनल क्या है, जहां पर मेरी कटिंग वेलोसिटी या फिर मेरी जो टूल फीड है, जो टूल फीड है वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो किसके, कटिंग एज के, कटिंग एज के। तो यहाँ पर टूल फीड क्या है, टूल किधर की ओर जा रहा है, किधर की ओर भाग रहा है, कटिंग एज क्या है, ये है, दोनों में क्या है, परपेंडिकुलर है, बिल्कुल। तो ये मेरी क्या है, ऑर्थोगोनल। अब ये ऑर्थोगोनल कटिंग है या टर्निंग है, ऑर्थोगोनल टर्निंग, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, शाफ्ट रोटेट कर रही है, शाफ्ट पे आगे भाग नहीं रही, शाफ्ट पे कैसे रोटेट कर रही है, सो दिस इज द ऑर्थोगोनल टर्निंग। समझ में आ गया, ये है मेरी ऑर्थोगोनल टर्निंग। अब बताओ ऑर्थोगोनल टर्निंग हम फिजिकली लेंगे नहीं, तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, हम इसके लिए यूज करते हैं ऑब्लिक टर्निंग, या उसे हम सिंपली बोल देते हैं टर्निंग। सो इसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, ऐसे थोड़ा इस्तेमाल करके कर लो, इसकी जगह हम यूज करते हैं सिंपल टर्निंग। तो सिंपल टर्निंग बेसिकली क्या होती है मेरी, ऑब्लिक टर्निंग। अब ये ऑब्लिक टर्निंग कैसे दिखेगी आपको देखना है, ऑब्लिक टर्निंग कैसे दिखेगी, ऑब्लिक टर्निंग दिखेगी ऐसे, इस फिगर को फिर से ले लेता हूं एक सेकंड, ठीक है। ये ऑब्लिक टर्निंग देखना, क्या ये 50 से 25 करनी है, कर दो। टूल यहाँ पर कैसा रखोगे आप, कटिंग एज को कैसे रखोगे, कटिंग एज को रखोगे टिल्टेड, यस। ये जो एक एंगल होता है, इसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ, इसे हम बोलते हैं साइड कटिंग एज एंगल, ठीक है। इसके बारे में आगे बात करूंगा, अभी बस जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझो। मैंने क्या बोला, ये होता है एंड कटिंग एज। तो ये टूल हमारा कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे, ठीक है, ये टूल ऐसे दिखेगा, ठीक है। जैसे इसमें ये टूल ऐसे दिख रहा था, ये टूल अब ऐसे दिखेगा। इसमें क्या है, ये कटिंग एज आपकी इस तरह, ठीक है। ये टूल कुछ ऐसा होता है, ये कटिंग एज कैसी है, इसमें कटिंग एज कहां से कटिंग हो रही है, इस वाले से, समझ रहे हो, कटिंग एज यहां से हो रही है, तो कटिंग एज ये रही, ठीक है। ये हो गई ये वाला, ठीक है, और ये हो गया टूल सामने से सेंटर की तरफ। तो अब जब इसके ऊपर ये वाली चीज ऐसे आएगी, तो ये कैसी आ रही है, टिल्टेड, ये कैसे आ रही है, टिल्टेड। तो यहाँ ये जो फिगर बनेगा, ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये चीज भी ऐसे बनेगी, यस भाई सब बताओ, ये चीज ऐसे बन के आ रही है, कहां से मैं खींचता हुआ आ रहा हूँ, जैसे मैंने ये समझाया था भाई, आपने वेजिटेबल्स तो काटे होंगे घर में कभी ना कभी, आप क्या शेप को ऐसे छीलते हो या ऐसे छीलते हो, ऐसे छीलते हो ना, उस पे ओब्लिक कटिंग करके, यस सर, ऐसे 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 छील के शेप आपने छिला होगा इस तरह से करके, ठीक है। तो जो छिलका उतार रहे हो तो कैसे कर रहे हो आप, ऐसे, ये क्या करते हो, ओब्लिक कटिंग, ठीक है। ओब्लिक कटिंग में आपका इंटरफेरेंस नहीं होता, बार-बार उस पर ऐसे दबा के भी निकालना पड़ेगा, वो स्मूथली आराम से निकल जाएगा, तो इसीलिए ओब्लिक कटिंग इज द बेटर, ठीक है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, ओब्लिक टर्निंग या फिर सिंपली टर्निंग। टर्निंग हमारी कौन सी होती है, ओब्लिक कटिंग करती है, टर्निंग हमारी कौन सी होती है, ओब्लिक कटिंग करती है, ठीक है, जो सिंपल टर्निंग है। जबकि ऑर्थोगोनल टर्निंग हमारी ऑर्थोगोनल कटिंग करती है, और ये चीज हमारे लिए फिजिबल नहीं,
बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? मेरी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज समझ में आ रही है कि इट इज यूज्ड इन द स्लोटिंग, मैंने यही समझाया था यहाँ पर, इट इज यूज्ड इन स्लोटिंग पार्टिंग पाइप कटिंग। तो स्लोटिंग का मतलब कैसे होता है, अगर आपने ये चीज ऐसे रख दी, ये चीज ऐसे रख दी, मान लीजिए ये आपके पास एक शाफ्ट है, शायद अब शायद थोड़ा सा इस चीज को आप अच्छे से समझ जाओ। अगर ये शाफ्ट ऐसी है आपके पास, ये देखो ये शाफ्ट ऐसी है, इसमें आपको स्लोट कट करना है या फिर ग्रूविंग करनी है, या फिर ग्रूविंग करनी है, स्लोट कट करना है, तो क्या करोगे, यहाँ पर टूल को कैसे रखोगे, एग्जांपल के तौर पर ऐसे, है ना। अब इस टूल को आपने अंदर की तरफ लेके जा रहे हो, तो अंदर की तरफ लेके जा रहे हो तो ये चीज कैसे बनती जाएगी, दोनों साइडों से ऐसी, ठीक है। तो ये क्या है मेरी, जिस साइड में आपकी कटिंग है उसके परपेंडिकुलर आपकी कटिंग हो सकती है, टूल फीड, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ऑर्थोगोनल। तो ये क्या करेगा, पार्टिंग कर देगा या नहीं, सब एक दूसरे जगह से पार्टिंग कर देगा, तो पार्टिंग में भी आपका क्या होता है, ऑर्थोगोनल कटिंग। ऐसी कुछ जगह हैं जिनमें ऑर्थोगोनल कटिंग होती है, वो कौन कौन सी है, वो स्पेसिफिक जगह है, जैसे स्लोटिंग, पार्टिंग, है ना, पाइप कटिंग एक्सेट्रा, ठीक है। जबकि हर जगह हमें जनरली कौन सी यूज हो रही है, कोई सी मशीन में हमारी ओब्लिक, टर्निंग भी हमारी ओब्लिक कटिंग है, अभी समझाया, टर्निंग ओब्लिक कटिंग है, मिलिंग ओब्लिक है, ड्रिलिंग ओब्लिक, ठीक है, बात क्लियर है। नेक्स्ट, चिप फ्लो एंगल इज 0, इसमें चिप फ्लो एंगल इज 0, व्हाइल चिप फ्लो एंगल इज मोर देन 0, मतलब हेलिकल बन रहा है, चिप फ्लो वाला एंगल हेलिकल बन रहा है, कौन सा वाला फिगर में दिखाया था, इस वाले फिगर में, इस वाले, ठीक है। यहाँ पर आई क्या है, 0, ठीक है। यहाँ पर इसका फ्लो का एंगल भी 0 है, क्योंकि यहाँ का फ्लो का एंगल अलग जाता है आई के बेसिस पर, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया है, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ये क्वेश्चन पर नहीं सॉरी वन, इसके लिए ऑर्थोगोनल के लिए बताना है, ऑर्थोगोनल के लिए क्या क्या होगा, ऑर्थोगोनल के लिए क्या क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा, कंफर्म, कंफर्म, ठीक है। सेकंड में तो 2 डायमेंशन में बोल दिया ना कि क्वेश्चन आया हुआ है सर, तो ये वाली चीज क्या होगी, होगी बिल्कुल ऑर्थोगोनल में, कटिंग वेलोसिटी कटिंग एज के परपेंडिकुलर, इसमें ये हमारे 2D होता है, बिल्कुल 2D होता है, ये मैंने आपको दिखाया भी है, यहाँ पर माइंड में भी रखना इस वाले फिगर से भी, कि यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है आपको, सीधा एक ये वाला डायरेक्शन, एक ये वाला डायरेक्शन, बस 2D है ना, सीधा है ना। इसमें 3D था, इस वाले में, इस वाले में 3D है, इस वाले में 3 चीजें जा रही है, चिप जिधर जा रही है फोर्स तो देगी तब तो चिप वाली है ना, तो चिप जिधर जा रही है, तो मतलब इसका मतलब क्या था, उसमें 3D था। तो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में 2D है तो ऑर्थोगोनल है, बात। नेक्स्ट, द कटिंग एज इज वाइडर देन द डेप्थ ऑफ कट, ये भी मैंने बोला है, आपने अगर ऑर्थोगोनल कटिंग के ये टर्म्स पढ़े होंगे ये चारों, तो इसमें आपको दिखेगा द वर्क पीस ये रहा मच ग्रेटर देन द डेप्थ ऑफ कट, कौन सा फिगर याद रखेंगे, ये वाला, कौन सा फिगर याद रखेंगे, ये वाला। इसमें देखो कटिंग एज क्या है, कटिंग एज ये रही, ये वर्क पीस की विड्थ से बड़ी होनी चाहिए, छोटी बड़ी, तभी हमारी ऑर्थोगोनल कटिंग होती है। अगर ये छोटी करके चलोगे ना, तो हमारी चिप इधर की तरफ भागना शुरू कर देगी, फिर से चिप हमारी इधर की तरफ भागना शुरू कर देगी। अब ये वीडियो दिखाऊंगा ऑर्थोगोनल का भी ऑब्लिक का भी, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना लेते हैं क्लास को, मैं वीडियो दिखाऊंगा, पहले आप ये वाला स्टेप कंप्लीट कर दो, उसके बाद दो तीन वीडियो देखना। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन ऑब्लिक कटिंग, मैंने आपको वीडियो दिखाई थी ऑर्थोगोनल ऑब्लिक की, मैंने सिर्फ मशीनिंग दिखाई है, ऑर्थोगोनल ऑब्लिक दिखा दी, ऑर्थोगोनल ऑब्लिक एंसिस पर कंफर्म, आपने वो दिखा, आपने बोला था कि एंसिस तो फिर ऐसा कुछ नहीं, आपने वहां दिखाया, आपने बोला था आपने मुझे सॉफ्टवेयर वर्क पे नहीं दिखाया था, शायद तो दिखाया होगा, चलो देख लेते हैं, हां दोबारा दिखाया। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन ऑब्लिक कटिंग, इसके बारे में आंसर दो, ऑब्लिक कटिंग में कौन सा वाला सही होना चाहिए, अगर ऑब्लिक कटिंग में है तो मतलब अगर वो ऑब्लिक कटिंग का नहीं है स्टेटमेंट तो ऑर्थोगोनल का होगा, तो जो चीज आपने पढ़ी हुई है उसके हिसाब से ऑर्थोगोनल को फाइंड कर लो, जो नहीं बचेगा वो ऑब्लिक, सोच के देखो कौन सा होना चाहिए, ऑब्लिक के लिए कौन सा सही स्टेटमेंट है, ऑब्लिक के लिए ना कि ऑर्थोगोनल, ये होता है
इसमें मैंने भी ना थोड़ा ईएससी के क्वेश्चंस उठा के रखे हैं क्योंकि कुछ भी वो चिपका देते हैं, तो ऑब्वियसली जब आप ये चीजें अगर चिपके मिल गई तो बहुत बढ़िया है। एसीडी किसका है? गलत पता नहीं ऑब्लिक के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? सही क्वेश्चन समझ रहे हो? एक ही है ना ऑब्लिक के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऐसे आप यार कहो कि ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। ऑब्लिक के लिए पहला क्वेश्चन तो पढ़ लो। ऐसे कैसे बोल सकते हो कि आप अभी इसके लिए आपने कुछ बोला था और उसके लिए आप कैसे बोल रहे? मैं क्या बोल रहा हूँ? दूसरा तो गलत है उसमें होता है डायरेक्शन ऑफ द चिप फ्लो वेलोसिटी इज नॉर्मल टू, ये भी तो होती है, तभी तो स्पाइरल बनेगी। सोचो ना, मैंने ये आपने कहा कि मैंने ये पढ़ लिया, आप या तो ये मत बोला करो आपने नहीं पढ़ा, आपने ये कहा कि चारों टर्म जो आपने टर्मिनोलॉजी वो पढ़ ली, तो मैंने इस चीज को आगे करके फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीजें समझाने शुरू कर दी क्योंकि यही चीजें फिर से इसमें लिखी हुई थी। तो अब मैंने इसका फिगर समझाया था नहीं समझाया था? ये वाला, इसमें अगर ऑर्थोगोनल है तो ऑर्थोगोनल में कैसे जाती है चिप? ऑर्थोगोनल में चिप कैसे जाती है? ये समझाया था ना, ऑर्थोगोनल में चिप ऐसे जाएगी ना। यस सर। तो अब ये बताओ इस चिप की वेलोसिटी किधर, चिप की जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है? इस कटिंग एज के ऐसे जा रही है या नहीं जा रही परपेंडिकुलर? अगर ये थोड़ी सी भी इधर हो जाए तो वो क्या हो गई? ऑब्लिक। अगर चिप हमारी ऐसे निकल के आती है तो माइंड में डाल लो वो ऑब्लिक है, इसीलिए तो फिगर यार यूज कर रखे हैं। प्लीज भाई इतना निराश ना करो। अगर फिगर ऐसे यूज हो रहे हैं ये वाला है तो ऑब्वियसली ऑब्लिक है, और अगर स्पाइरल ऐसे जा रही है एक ही प्लेन में ऐसे जा रही है 2D प्लेन में ही, तो इसका मतलब वो क्या है? हमारी ऑर्थोगोनल है। तो ये जो चिप फ्लो है वो कैसी है? परपेंडिकुलर है ना। चिप फ्लो परपेंडिकुलर, जबकि यहाँ परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ तो इधर-उधर भाग रही है, यहाँ तो इधर-उधर भाग रही है इस साइड में, ठीक है। तो यहाँ इसका वो समझो कंक्लूजन, वर्डिंग आपकी उसी की थी, ऑर्थोगोनल कटिंग में मैंने वर्डिंग में लिखवा रखी है चिप फ्लो की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो डायरेक्शन ऑफ द चिप फ्लो वेलोसिटी इज नॉर्मल टू द कटिंग एज ऑफ द टूल, बिल्कुल सही बात है। कटिंग एज ऑफ द टूल के जो मेरी चिप फ्लो है वो कैसी होनी चाहिए? नॉर्मल। ऐसी तो होगी अभी ना, नॉर्मली तो होगी, ठीक है। नेक्स्ट, ओनली टू कंपोनेंट्स, सही बात, ठीक है, ये ऑर्थोगोनल के लिए। उसके बाद कटिंग एज क्लियर्स द विड्थ ऑफ द वर्कपीस, अभी तो समझाया आपने कैसे बोल दिया कि डी हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी क्लियर्स का मतलब क्या होता है? उससे बड़ी, ठीक है। तो क्लियर नहीं बड़ी क्लियर्स मतलब ये चीज है ना, तो उस चीज को छोटी करके वो आगे जा रही है, ठीक है। कटिंग एज क्लियर्स द विड्थ ऑफ द वर्कपीस से कटिंग एज बड़ी होती है, इसमें ऑर्थोगोनल में क्या होती है? ऑर्थोगोनल में अभी समझाया था एक फोटो, उसमें क्या था? कटिंग एज विड्थ से वर्कपीस की बड़ी थी, तो क्लियर्स द वर्कपीस मतलब उससे बड़ी होती, ठीक है, ठीक है। तो ये वाली तो हमारे पास क्या हुआ, और सीधा हमें ऑब्लिक से जाना था। ऑब्लिक में मैंने बोला था कि कटिंग एज ऑफ द टूल इज इंक्लाइंड एट एन एक्यूट एंगल और द एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द टूल फीड, ठीक है, मतलब 90 डिग्री नहीं होता, तो ऑब्वियसली यहां से तो सीधा ऑब्लिक का हो चुका था, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, जब आपको ये दिख गया तो, ठीक है। इसी वाला ये भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये हो, ठीक, बात समझ में आ गई। ये था हमारा ऑर्थोगोनल और ऑब्लिक कटिंग के बेसिक्स, ठीक है। उससे रिलेटेड मैंने आपको और सारी चीजें समझाने की कोशिश की, रेक्टेंगल वगैरह जो भी आपके यहाँ क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद अब बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट इन मेटल कटिंग, उससे पहले कुछ वीडियो देखिए, ठीक है। रिवाइज कर लो वीडियो, कोई इशू नहीं, अगर देखी हुई थी आंसर क्या नहीं देखी? ये चीज की बात है फर्स्ट वीडियो देखी थी आपने सबने, मशीनिंग का ओवरव्यू देखे, ठीक है। मशीनिंग का ओवरव्यू क्या था, है ना, कि मशीनिंग नेटवर्क होनी चाहिए। सेकंड है शेयर फ्लो, ये वाला दिखाया था ना, आई थिंक आप मैंने दिखा दिया था, ये देखिए, ठीक है। 5 वीडियो तो नहीं, 5 या ये दिखाया, 5 ठीक है। शेयर फ्लो समझ में आ रहा है ना, कहां से हो रहा है? यहां से, तो किसी शियर एंगल कौन सा होगा इसमें? शियर एंगल कौन सा होगा? ये वाला, ये देखो, इसमें पेन नहीं चला सकते। शियर एंगल कौन सा होगा? ये इससे जो कटिंग वेलोसिटी के यहां पर बना है, ठीक है। तो शियर फ्लो जहां से हो रहा है वो शियर एंगल, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइम आई थिंक ऑर्थोगोनल कटिंग याद है? यस ये वाली चीज हो गया है ना, ये हो गया ऑर्थोगोनल कटिंग,
ठीक है, समझ में आ गया था। चिप देखो आ रही है ना, हमें दिख रहा है सर, ये जो हमारी कटिंग जो चिप है वो भी हमारी 90 डिग्री ही आ रही है, वो भी हमारी 90 डिग्री हो गई है, मतलब उस कटिंग एज के 90 डिग्री वाले प्लेन कर लिए टू डी प्लेन। ठीक, नेक्स्ट पब्लिक कटिंग क्या है, मैंने अभी जो विथ वाला कांसेप्ट समझाया था उसके थ्रू भी जा सकते हो। सर पब्लिक कटिंग मैंने इसमें आपको बोला था कि देखो अब यहाँ क्लियर स्टिच नहीं है तो क्या होगा, चिप्स कैसे जाएंगे ऐसे, अगर ये चिप्स ऐसे जा रही है तो वो मेरी कौन सी है, पब्लिक। आप सीधे चिप से देख के बता सकते हो, यहाँ पर क्लियर स्टिच का कांसेप्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये क्या है मेरी पब्लिक। क्लियर, नेक्स्ट 4 हो गए 5 मिनट एंड मिलिंग, ये बस ये हो गया ना। मिलिंग वाले अभी पब्लिक कटिंग को लिखा है। एंड मिलिंग मैंने अभी क्यों लिखा है आपको, आपने दिखाया था, ये हो गया। एंड मिलिंग नहीं दिखाया था, नहीं दिखा है, नहीं दिखाया, नहीं चलो तो यहाँ तक हो गया। आज चलो इस चीज को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, इसमें वीडियो क्लियर थी, इस चीज को कंप्लीट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट इन मेटल कटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट इन मेटल कटिंग क्या होता है, पहले इस चीज को इस फिगर के थ्रू समझते रहो। क्वेश्चन यहाँ से कहीं से भी बन के आ सकता है, जो मैं यहाँ पर ये चीजें बोल रहा हूँ, ये डाटा बेसिस पर भी आ सकता है और वैसे वर्डिंग वाइज भी आ सकता है। ये मेरा वर्कपीस हो गया, ठीक है, ये मेरे पास चिप हो गई ऐसे, ठीक ठीक है, ये चिप हो गई। अब जरा ध्यान से समझना क्या करना है, क्या कि ये तो मेरे पास हो गया शियर जोन, ठीक है, शियर जोन हो गया मतलब अल्फा, सॉरी 5, ठीक है, अल्फा कौन सा होगा, ठीक है, गामा कहाँ होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अभी सारी चीजें क्लियर है तो माइंड ठीक कौन करे। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर जब चिप टूटना शुरू करती है, जब चिप टूटना शुरू करती है, कहां से कर रही है, कहां से कर रही है, शियर प्लेन से, शियर प्लेन से। तो शियर प्लेन जो है वहां पर सबसे ज्यादा, एक देखो मान लीजिए मेरे पास टूल के पास एक अपनी पावर, पावर का मतलब अपने पास उसके पास एक एनर्जी है, मैंने टूल से अपनी एनर्जी लगाई, वर्कपीस हमारा स्थिर था, वो रुका हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, टूल को मैंने घुमाना शुरू किया, ठीक है, चाहे आप लीनियर कर लो चाहे टर्निंग करना शुरू कर लो, अपने माइंड में कुछ भी कर लो। आपने पावर दी एक, मान लीजिए आपने 100 वोल्ट दे दी एग्जांपल के तौर, आपने 100 वोल्ट किसे दिया, टूल को दिया, तो इस 100 वोल्ट में से सबसे ज्यादा पावर का यूज कौन सी फिनोमेना में होगा, क्वेश्चन समझो, सबसे ज्यादा पावर का यूज वो कौन सी फिनोमेना में करेगा, ये टूल क्या करना चाहेगा, क्या करना चाहेगा, कटिंग, वो कटिंग का सेंस कहां से आ रहा है, कटिंग का सेंस कहां से आ रहा है, वो यहाँ पर अपने आप में रबिंग को रोकेगा या फिर वो कुछ और करेगा, या फिर सबसे पहले उसका काम कुछ और है, सबसे पहले उसका काम क्या है, इस चिप में आगे तो कब बढ़ेगा, जब ये चिप टूटेगी, मतलब जब ये चिप फ्लो करे, और जब ये चिप फ्लो करेगी तो क्या करेगी वो, यहाँ पर उसमें सबसे पहले क्या करेगा, वो वीक पोर्शन बनाएगा, मतलब शियर फ्लो कराएगा। आप खुद सोचो चिप क्यों फ्लो कर रही है, चिप क्यों बन रही है, वर्डिंग तो यही है ना, चिप क्यों बन रही है, सबसे पहले ये चीज सोचो, चिप क्यों बनेगी, क्योंकि उसमें यील्डिंग फेलियर होगा, यील्डिंग फेलियर क्यों होगा, क्योंकि उसमें शियर फेलियर हो रहा है, शियर फेलियर क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां शियर प्लेन बन रहा है, बात समझ में आ रही है। तो जो शियर प्लेन बन रहा है उसी में सबसे ज्यादा पावर जाएगी या नहीं, जो 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट का सबसे ज्यादा पावर इसमें जाएगा उस फेलियर जोन को बनाने के लिए, जो आपने फोर्स लगाई वो एक तरह से पावर ही तो है, यहाँ पे पावर वेलोसिटी के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, तो जो आपने पावर लगाई वो आपकी क्या है, जो एनर्जी थी वो आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें कंट्रीब्यूट होगी, वो इस शियर जोन को डेवलप करने में होगी या नहीं, क्लियर हो रहा है ये चीज। तो अगर वो शियर जोन को डेवलप करने में हो रही है सबसे ज्यादा पावर या एनर्जी का यूज, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी जोन को हम बोलते हैं प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन। तो जब आपसे पूछा जाए प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, चिप। कहां से नाम आया चिप का, चिप क्या होती है, चिप का नाम कहां से आया,
चिप का नाम कहाँ से आया? भाई खुद सोचो, जब मैं ऐसे क्वेश्चन करूँ ना कि कहाँ से आया, तो सिर्फ ये सोचा करो कि उसकी आपने शुरुआत करी कहाँ से थी, बस आंसर ऐसा निकालने की कोशिश करो। भाई चिप क्या है, यहाँ पर चिप बोल दोगे इसे, नहीं ना, चिप कहाँ से बोलोगे, यहीं से बोलोगे ना। चिप की शुरुआत कहाँ से? शेयर प्लेन से ना। तो चिप कहाँ से आया? शेयर प्लेन के आगे। इससे पहले क्या था ये? वर्कपीस था। तो वर्कपीस एंड चिप के बीच का जो जोन होता है वो क्या कहलाता है? प्राइमरी डिफॉर्मेशन, या फिर इसका दूसरा नाम हो जाता है प्राइमरी शियर जोन। तो डिफॉर्मेशन यहाँ पर बेसिकली हर जगह शियर से होती है, तो शियर जोन ऐसे होता है। कुछ भी वर्डिंग आ जाए, प्राइमरी शियर जोन, प्राइमरी डिफॉर्मेशन, बात समझ में आ रही है? ठीक है, प्राइमरी डिफॉर्मेशन। इस प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन की जो विड्थ होती है ना, ये जो विड्थ होती है, मैं विड्थ लिख रहा हूँ, कंप्रेशन मत कर देना, दिस इज द विड्थ। ये विड्थ कितनी होती है पता है? 25 माइक्रोमीटर बस। अब आप इस जोन को एक लाइन या प्लेन बोल सकते हो, है ना। 25 माइक्रोमीटर आपके बाल से बहुत छोटा है, बाल भी अराउंड 100 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जोन है ये कितना है आपका? 25 माइक्रोमीटर। अगर ये विड्थ के बारे में पूछ लिया जाए तो आप आंसर दे सकते हैं जेई में सीधे। ठीक है, प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन की विड्थ कितनी होती है, या थिकनेस बोल दें वो, तब भी आप चलेगा, 25 माइक्रोमीटर। क्लियर? तो ये है मेरा प्राइमरी। और कहाँ एनर्जी जाएगी? मेरे पास 100 जूल की एनर्जी थी, मान लीजिए जूल ही ले लो इसे, पावर से अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो एनर्जी ले लेते हैं। तो 100 जूल की एनर्जी एक पार्ट तो इसमें गया, ठीक है। और कहाँ जाएगा? और किस चीज को ओवरकम करेगा? कौन सी वाली हीट? हीट तो प्रोड्यूस होंगी, है ना, हीट तो प्रोड्यूस होंगी, है ना। तो हीट तो वो एक तरह से आउटकम है उस चीज का, है ना। बट ये बताइए और कहां पर ओवरकम करने के लिए 100 जूल यूज हो रही है? एक तो चलो शेयर जोन बनाना था तभी तो टूटेगा। शेप नहीं, एक्चुअली जो शेप पूछ रहे हो, बोल रहे हो ना, बात ठीक है आपकी, बट शेयर जो आपके पास शेप आई उससे पहले एनर्जी का यूज हो गया। कहां यूज हुआ? अगर यहाँ हम एनर्जी ना दें तो क्या ये वाला पार्ट है ये आगे की तरफ चला जाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन है, इन दोनों के बीच में क्या है? फ्रिक्शन। अगर एनर्जी नहीं दोगे तो ये रुक गया। आपने शेयर फ्लो तो करा दिया, उतनी एनर्जी मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, ये एग्जांपल आप डाटाबेस पर याद रखना। ये जो है ये होता है 70 to 80%। कितना होता है? 70 to 80%। किसका? जो आपने टोटल एनर्जी दी उसमें 70 से 80% किसमें चली जाती है एनर्जी? इसको डिफॉर्म कराने। बाकी जो बची 30 से 20% उसमें 30 से 25% किसमें चली जाती है? 20 से 25 किसमें चली जाती है? इस वाले जोन में। कौन से वाले जोन में? इसमें। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन। इसका नाम क्या होता है? सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन। ये किस किस के बीच में होगा? ये सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे, किस किस के बीच में होगा ये कहां से डिफॉर्मेशन जोन आ गया? और इसका हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी शियर जोन। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हुआ क्या है? यहाँ पर एनर्जी हमें क्यों देनी पड़ी? क्योंकि चिप जब इसके ऊपर से स्लाइड करेगी तो क्या लगाएगी? फ्रिक्शन लगाएगी। तो ये टूल और इसके बीच का जो फ्रिक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ फ्रिक्शन की वजह से कौन सा वाला जोन आता है? फ्रिक्शन अगर हो तो कौन सी वाली स्ट्रेस आती है? फ्रिक्शन हो तो कौन सी वाली स्ट्रेस आती है? बताओ। शेयर। क्यों? हमेशा शेयर आएगी, याद रखना। जिंदगी में पूरी कहीं पर भी एनालिसिस हो आपके फ्रिक्शन की, कैसी वाली स्ट्रेस आती है? टेंशन मत कर देना। क्यों? क्योंकि ये प्लेन के पैरेलल होता है। जो फोर्स प्लेन के पैरेलल है वहां पर शेयर किया, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? शेयर। और अब मैंने इसके बारे में थोड़ी कहानी आपको पहले ही बता दी थी। कौन सी? एक चीज और है, एक एनर्जी और इसे ओवरकम करती है, बट वो एनर्जी बहुत ही कम है, मतलब वो ओवरकम बहुत ही कम है। वो कहाँ वाला रीजन है? वो है ये वाला रीजन। बताया था थोड़ी देर पहले कि जहां रबिंग है, कौन से के बीच में? क्या पानी। सही तो है। मैंने अच्छा पुराना पी लिया, इक्वल बर्तन, ठीक है। ये सही है, ये आपके लिए मैंने पुराना, ठीक है। समझो जरा, थर्ड जोन कहां पर बनेगा? कहां पर और रबिंग की या फ्रिक्शन की कंडीशन है? इसके बीच में जहां ये है और ये है, इसका कनेक्शन है। इसका मतलब यहाँ ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा टर्शियरी डिफॉर्मेशन। और यहाँ
यहाँ पर भी वियर किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, सो शियर डिफॉर्मेशन और शियर जो यहाँ की जो परसेंटेज है एनर्जी की वो कितनी कंज्यूम होगी, वो होगी अराउंड 5 से 10% बस। तो ये सबसे कम एनर्जी को अपने अंदर लेता है ये वाला जोन, ये वाला लेता है 20 से 25, जबकि सबसे ज्यादा एनर्जी कौन कंज्यूम करेगा, ये। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा हीट कौन लेगा, अब आंसर दो, सबसे ज्यादा हीट कौन लेगा, ये प्राइमरी, उससे कम हीट कौन लेगा, ये वाला, और उससे कम लेगा ये वाला। तो अब यहाँ से समझो, अब यहाँ से समझो, एनर्जी मान लीजिए हीट के टर्म्स में सारे के सारे डिसिपेट हो गई एग्जांपल के तौर पे, तो ये जो है चिप सबसे ज्यादा गर्म होगी या सबसे कम, चिप, क्योंकि ये वाला जोन किसके अंदर है, चिप के अंदर। इसका मतलब यहाँ पर ये सबसे ज्यादा गर्म है, तो छोड़ देना, चिप को निकालने के बाद जब चिप को छोड़ोगे ना सबसे ज्यादा गर्म लगेगी, सबसे ज्यादा गर्म। उससे कम गर्म कौन होगा, टूल की ये वाली सरफेस, रेक सरफेस। उससे कम गर्म कौन होगा, टूल का फ्लैंक सरफेस, यानी कि मशीन्ड सरफेस। मशीन्ड सरफेस कब सबसे कम गर्म होगा, जरा सोचो इस चीज को, कुछ नया ही हो रहा है। आप ये सोचो कि जहां पर मशीनिंग हो रही है वो मशीनिंग सरफेस छूने पर गर्म लगेगा, बट नहीं, सबसे ज्यादा गर्म कौन सी होती है, चिप। उससे कम गर्म होता है रेक सरफेस, उससे कम गर्म होता है फ्लैंक सरफेस, ठीक है, मतलब मशीन्ड सरफेस। ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में, ठीक है। वर्कपीस को हम नॉर्मल टेंपरेचर पर मान लेंगे, ठीक है। तो मशीनिंग जो हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी जो लेके जा रही है वो कौन लेके जा रही है, चिप लेके जा रही है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। तो हमारी सारी पावर कहाँ यूज हो रही है, चिप बनाने में, चिप को तोड़ने में, बस। और ये अच्छी चीज है, तभी तो टूल लाइफ हमारी बची नहीं, ठीक है। अगर हम टूल लाइफ को बचाना चाह रहे हैं तो हमें चिप को ज्यादा एनर्जी देनी भी चाहिए, ठीक है। तो बात ये वाली चीजें हमारी हम लेंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया ये वाला। इसी की वर्डिंग मैंने यहाँ पर लिखवा रखी, क्या, प्राइमरी डिफॉर्मेशन जो there will be a region in the material in which crystal structure breaks, ठीक है, मतलब shear start हो जाएगी। This region is called as the primary deformation. Around 70 to 80% of energy supply will be consumed in this region. This is because of the plastic deformation of the metal, मतलब जो permanent deformation. A portion of this energy will also be come out in the form of heat, ठीक है। The plane contains primary deformation zone is called as the shear plane, ठीक है। Next, secondary deformation zone या secondary shear zone. Around 20 to 25% of the consumed to overcome drag between the chip and the face. तो हाँ, secondary shear zone किस चीज के बीच में होगा, चिप और टूल या फेस के बीच में, ठीक है, चिप और फेस के बीच में, रेक सरफेस के बीच में। जबकि टर्सरी कहाँ होगा, ये क्वेश्चन सीधा आ सकता है, टर्सरी कहाँ होगा, फ्लैंक एंड मशीन्ड सरफेस के बीच, फ्लैंक एंड मशीन्ड सरफेस के बीच, ठीक है। तो यहाँ पर टर्सरी किसके बीच में हो गया, फ्लैंक एंड मशीन्ड सरफेस में। यहाँ पर ये वर्निशिंग एक्शन क्या है, वर्निशिंग एक्शन वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, क्या, छोटे यहाँ पर इस तरह की कंडीशन है ना, इस जगह टिप पर यहाँ छोटे कंडीशन ये तो थी जो मैंने यहाँ पर दिखाई थी, ये वाली व्हाइट कलर से, ये वाली, ये यहाँ पर इस चीज को क्या बोलते हैं, वर्निशिंग एक्शन, ठीक है। इसकी मैंने यहाँ वर्डिंग भी लिख रखी है। When the machining start with fresh tool, friction is almost nil. स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता, बट जैसे जैसे मशीनिंग होती जाती है, जो टूल की टिप है जो मैंने अभी दिखाई थी यहाँ पे नीचे की साइड से, वो क्या होगी, वियर के साथ, इसमें मशीन सरफेस के साथ में आएगी। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से उसमें बियरिंग आनी शुरू हो जाएगी। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वर्निशिंग। फ्रिक्शन हो जाना ज्यादा धीरे धीरे, न्यू टूल में फ्रिक्शन की कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे जैसे वो मशीन सरफेस के कांटेक्ट में आएगा ना, टिप जो है उसकी, वहां पर वर्निशिंग होनी शुरू हो जाएगी और फ्रिक्शन जनरेट होना शुरू हो जाएगा, रफ होना शुरू हो जाएगा, एक तरह से ग्राइंडिंग वाला सेंस होता है, वो चीज होनी चाहिए। तो रबिंग एक तरह से हो रही है, उसी चीज को हम वर्निशिंग यहाँ पर लेके चलते हैं। क्लियर, ठीक है, चलिए, ठीक। अब ये तो कंडीशन हो गई हमारी मेटल की हीट डिसिपेशन, ठीक है, हीट डिसिपेशन समझ में आई, ठीक है। अब हम इसकी बात करें, ऐसा लगेगा क्या ऐसा मुझे लग रहा है, आपको पता चल रहा है,